हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर, और चैप्टर है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। अब यहां पर अगर आप देखोगे चीजों को तो आपकी ये जो प्यारी सी बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या लिखा है? फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। क्लास 11th की मेमोरीज अभी ताजा है, अभी क्लास 11th पास करके आए हैं हम, तो हमें पता है हमने वहां पर क्या पढ़ा था, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आपने ज्योग्राफी को अगर आप समझते हैं तो ज्योग्राफी को अब कैसे समझेंगे क्लास 11th और 12th में ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद में, कि एक एस्पेक्ट जो था ज्योग्राफी का वो फिजिकल ज्योग्राफी को हमने पढ़ा है क्लास 11th में, दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे हम इस साल पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों चीजें मिलकर ज्योग्राफी को बना रही है। अब सवाल बहुत सारे आते हैं कि ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट क्या है, ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी और फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, क्या पहले आता है, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? तो वो जितने भी सवाल है ना वो डुअलिज्म को जन्म देते हैं। हम अभी आगे पढ़ेंगे डुअलिज्म, ठीक है। यह जो वीडियो है तो बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम बताऊंगा कि चैप्टर किस बारे में है और कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th, जैसा 11वीं में पढ़ के आए हो आप। अब अगर आप गौर करते हो तो क्या लिखा है, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। अब आपका ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल सेम है किस चैप्टर के साथ, जो आपने क्लास 11th में चैप्टर 1 पढ़ा था, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का। देखो, कहने को ये जो चैप्टर्स हैं अधिकतर स्कूल में तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं इनिशियल आपको, क्योंकि एक कंसेप्ट समझ में आता है, ठीक है। फैक्ट्स नहीं पढ़ोगे आप इस चैप्टर में ज्यादा, लेकिन कंसेप्ट जो समझ में आ जाएगा वो जीवन भर काम रहेगा। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, मतलब ज्योग्राफी तो सब्जेक्ट हो गया इन जनरल, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम अर्थ के सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं वो सारा सब कुछ पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में आप जो फिजिकल एस्पेक्ट है उसको हटा दोगे क्या? मतलब कि आपने माउंटेन्स, रिवर्स, इनके बारे में सब 11th में पढ़ा तो सर अब हम वो नहीं पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स, जब आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा था, क्यों पढ़ा था? क्योंकि वो जो भी माउंटेन्स हैं, वो जो फिनोमिनाज हैं, जो बारिश हो रही है, जो ठंड आ रही है, जो गर्मी आ रही है, वो सारी चीजें क्या करती है, ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ को अफेक्ट करती है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स ज्योग्राफी से अफेक्ट होते हैं और ह्यूमन बीइंग्स उस ज्योग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई करके अपनी लाइफ को इजी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोनों का आपस में क्या देखने को मिला था, इंटर रिलेशन। तो एसेंस आप क्लास 11th में ही पढ़ चुके हो कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है। वही चीज बताई गई कि ज्योग्राफी एज ए फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल, ठीक है। यहां पे सब कुछ साइंटिफिक है। अब इसीलिए ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक सब्जेक्ट भी कहा जाता है कि चीजें जो हैं एक साइंस की तरह चल रहा है और वो साइंस हम समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ को वो इन्फ्लुएंस करता है। तो ज्योग्राफी का वो एस्पेक्ट जो ह्यूमन बीइंग्स इन्फ्लुएंस होने के बाद में फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आप ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हो। ह्यूमन बीइंग्स का रिलेशन कैसा है फिजिकल ज्योग्राफी के साथ में, वो आप ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हो। आया समझ में? तो thus the reach of geography is extensive and each and every event or phenomenon which varies over space and time can be studied geographically। कनेक्ट कर पा रहे हैं कि अब आपको पता है कि ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द स्पेस, ठीक है। तो हर जगह ज्योग्राफी वेरी कर रही है, ज्योग्राफी से जुड़े हुए फिनोमिनास वेरी कर रहे हैं, इवेंट्स वेरी कर रहे हैं, और उनका इंपैक्ट जो होने वाला है, उनका इफेक्ट जो होने वाला है किसके ऊपर, कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, वो भी क्या करता है, वेरी करता है। इसीलिए हम हर चीज को ज्योग्राफिकली पढ़ सकते हैं, ठीक है। thus everything can be studied geographic। तो कंसेप्ट इज वेरी सिंपल, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल, नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स। तो ह्यूमन वर्ल्ड्स और वो जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में जानने को मिल जाता है। क्लास 11th में आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के आए हो, आपने पूरा का पूरा फिजिकल इन्वायरमेंट को समझा है, फिजिकल इन्वायरमेंट में से चीजें कैसे काम करती है। अब उसी फिजिकल इन्वायरमेंट में ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, तो वो जब आप ह्यूमन बीइंग के रिलेशन में पढ़ते हो ना उस फिजिकल इन्वायरमेंट को, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो दीज ऑल आर द थीम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। ब्रॉडली अगर समझोगे तो ह्यूमन बीइंग्स का कैसा इंटरेक्शन है, कहीं पे आपको ह्यूमन बीइंग्स ज्यादा दिख रहे हैं, कहीं पे कम दिख रहे हैं, कहीं पे उनकी सोशल एक्टिविटी अलग है, कहीं पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग है, और इन सारी एक्टिविटीज पे, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटीज पे ज्योग्राफी का कैसे इन्फ्लुएंस होता है। सिंपल सी चीज है क्या, कि जो पोलर रीजन में रह रहे होंगे तो उनका आप जैसे ड्रेसिंग स्टाइल देखोगे तो मोटे कपड़े पहनेंगे, क्यों? क्योंकि वहां ज्योग्राफी उनको उस चीज के लिए क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है। अब जो डेजर्ट में रह रहे हैं तो वो पतले कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो ये जो पूरा एस्पेक्ट है ना कि ह्यूमन बीइंग्स का ज्योग्राफी के साथ में क्या रिलेशन है,
अलग अलग जगह पे, वो आप क्या करते हैं, वो आप ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये एसेंस है, ठीक है, ये एसेंस है। तो अब अल्टीमेटली आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आपने क्लास 11th में भी इसी डायग्राम के साथ में स्टार्ट किया था ना, कि फिजिकल ज्योग्राफी प्रोवाइड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, इट प्रोवाइड्स द स्टेज, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी प्रोवाइड्स द फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है, इट प्रोवाइड्स द स्टेज फॉर ह्यूमन सोसाइटीज टू परफॉर्म देयर ड्रामा, ठीक है। और वो जो ह्यूमन सोसाइटी ड्रामा परफॉर्म कर रही है ना, उस ड्रामा का जो परफॉर्मेंस है इन कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, उसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। ड्रामा संभल के परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है, मॉरल ऑफ दिस जीआईएफ। अब आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी एम्फसाइजेस ऑन द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम मतलब इन जनरल बात करें तो नेचर की और ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं हम। सब्जेक्ट टू द डिबेट्स ऑफ डुअलिज्म। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहां पे ज्योग्राफी इज नॉट फ्री फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ डुअलिज्म। डुअलिज्म मतलब क्या होता है, जिसे दो डायमेंशंस दिखाए जा रहे हैं आपको, ठीक है, दो पार्ट दिखाए जा रहे हैं, वहां डुअलिज्म, द्वैतवाद की बात की जाती है। डुअलिज्म में क्या होता है कि हमेशा आपको दो एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे रात और दिन, ये डुअलिज्म को दर्शाते हैं, दुख और सुख, ये डुअलिज्म को दर्शाते हैं। तो वैसे ही आप देखोगे ना, तो ज्योग्राफी इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट सफरिंग फ्रॉम द क्वेश्चंस ऑफ डुअलिज्म। जैसे वेदर ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन शुड ऑलवेज लॉ मेकिंग, थ्योराइजिंग, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, नोमोथेटिक और द डिस्क्रिप्टिव आइडियोग्राफिक। मतलब ज्योग्राफी को आप जैसे फिजिकल ज्योग्राफी बोल सकते हो कि हाँ ऐसे ऐसे क्या होता है, बारिश होती है, ठीक है, मॉनसून आपने समझा दिया। क्या हमेशा वैसे इसको थ्योराइज किया जा सकता है, लॉ मेकिंग किया जा सकता है, या फिर उसके अलावा ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव भी होता है। डिस्क्रिप्टिव कैसे होता है, तो जैसे अगर आप देखोगे ह्यूमन एस्पेक्ट्स की बात करें, तो आप जब ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ डील करते हो ना ह्यूमन ज्योग्राफी में, तो डिस्क्रिप्टिव होता है कि यहाँ के ह्यूमन बींग्स ऐसे होंगे, यहाँ के ह्यूमन बींग्स ऐसे होंगे, उनका कल्चर जो होगा तो वो ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस होगा, ज्योग्राफी को इन्फ्लुएंस करेगा। तो सवाल ये आता है कि ज्योग्राफी एकदम परफेक्ट साइंटिफिक सब्जेक्ट है या फिर एक डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है जो कह सकते हैं कि कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर सकता है। एक क्वेश्चन ये निकल के आता है ज्योग्राफी में, वेदर इट्स सब्जेक्ट मैटर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अप्रोचेस ऑफ स्टडी शुड बी रीजनल और सिस्टमैटिक, ठीक है। तो अब रीजनल लेवल पे ज्योग्राफी को पढ़ा जाए या आप कह सकते हैं ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव वे में। क्यों? क्योंकि आप जैसे इंडियन कल्चर है, इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी को आप अलग से पढ़ोगे और यूएस की जो ज्योग्राफी है तो वहां की ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग से पढ़ोगे। वेरी करती है ना चीजें कि पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी एक साथ वर्ल्ड का पढ़ दोगे, तो उस तरह से एक ड्यूअलिज्म का क्वेश्चन यहां भी उठता है। तो आपको यहां पे दो डायमेंशंस देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। फिर क्या है, वेदर ज्योग्राफिकल फिनोमिना, ठीक है, बी इंटरप्रेटेड थ्योरेटिकली और थ्रू हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो थ्योरेटिकली चीजों को समझा जाए या फिर हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो रहती है कि एक एक डायमेंशन को, मतलब कि हाँ कह सकते हैं कि ओशियोनोग्राफी को अलग पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ टू अप्रोच दी सब्जेक्ट, ठीक है, हाउ टू अप्रोच दी सब्जेक्ट। और इसी कारण क्या है, ये चीज ध्यान रखना कि वेदर ज्योग्राफी इज अ सब्जेक्ट मैटर इन्फ्लुएंस्ड बाय द डिबेट ऑफ डुअलिज्म और नॉट। तो यस, द क्वेश्चंस आर देयर, ज्योग्राफी सफर्स फ्रॉम डुअलिज्म। डुअलिज्म समझ में आया ना, कि हमेशा अगर ज्योग्राफी में कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में आप रीजनल स्टडी करोगे तो क्वेश्चन ये आता है कि रीजनल क्यों करना है, हम कॉम्प्रिहेंसिव भी तो कर सकते हैं। तो ऐसे डिबेट में रहता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिबेट में है, ठीक है। और डिबेट में इसलिए क्योंकि वो फिजिकल एस्पेक्ट से भी डील करता है, ह्यूमन एस्पेक्ट से भी डील करता है। लेकिन अगर आप समझेंगे ना तो फाइनली यू विल अप्रिशिएट दैट द डाइकोटॉमी मतलब क्या है, ये डुअलिज्म, डाइकोटॉमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट वेरी वैलिड वन, ठीक है। लेकिन ये जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं कि एक फिजिकल अलग है, एक ह्यूमन अलग है ज्योग्राफी का एस्पेक्ट, तो वो अपने आप में उतना वैलिड डिफरेंशिएशन, अपने आप में उतनी वैलिड डाइकोटॉमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज नेचर एंड ह्यूमन आर इनसेपरेबल एलिमेंट एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली एंड दिस इज द एसेंस, ठीक है, टू आंसर द डाइकोटॉमी और डुअलिज्म। अगर आप डुअलिज्म में फंस गए हो, ठीक है, हाउ टू एंड द डुअलिज्म, डिबेट ऑफ डुअलिज्म इन ज्योग्राफी, आप ह्यूमन बीइंग्स को इंपॉर्टेंस दोगे या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट को इंपॉर्टेंस दोगे ज्योग्राफी में, तो सीधा सा आपको जवाब क्या देना है कि ये जो आप डुअलिस्टिक नेचर दिखा रहे हैं, ये जो डाइकोटॉमी बता रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में, इट इज नॉट द वैलिड वन। Why? Because both nature and humans are inseparable. दोनों एक दूसरे में इस तरह से गुथे हुए हैं कि आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हमारी हर चीज हमारे नेचर से गवर्न की जाती है। ह्यूमन ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, मनुष्य जो है तो कैसे पहले प्रिमिटिव एग्रीकल्चर फार्मिंग को प्रैक्टिस करते आ रहा है। फिर आप देखोगे कि ज्योग्राफिकली धीरे धीरे, मतलब उसको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी वो बदलते चले गई, कमर्शियल फार्मिंग आज कर रहा है। लेकिन वो सारा सब कुछ कब कर रहा है? जब बारिश हो रही है। बारिश क्या हो गया? फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी हो गया। तो वो फिजिकल एस्पेक्ट और ह्यूमन एस्पेक्ट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते हो। तो द क्वेश्चन ऑफ डाइकोटॉमी इज नॉट द वैलिड इन इटसेल्फ।
गेटिंग द आइडिया, समझ में आ रही है चीजें? तो उस तरह से आपको थीम समझ में आना चाहिए कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसको सिर्फ ऐसा ना देखा जाए कि हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स को पढ़ेंगे और 12th 11th में जो हम पढ़ के आए थे वो सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट था। हम दोनों का इंटीग्रेटेड नेचर जो है उसे हमें समझना होगा, ठीक है। इनफैक्ट आप देखोगे ना तो काफी हद तक आपको क्या देखने को मिलता है, आप देखोगे तो हम ज्योग्राफी को मेटाफर की तरह यूज करते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन बनता है ना, तो साइक्लोन में हम बीच में जो कह सकते हैं कि लो प्रेशर एरिया रहता है उसे क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। तो आंख तो इंसानों की होती है, फिर आप ये ज्योग्राफी को आंख क्यों दे रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारा मेटाफर का एक यूज करने का तरीका है। साथ ही साथ में आप क्या कर रहे हो, मेटाफर समझते हो कि जब आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को एक वो एट्रीब्यूट दे रहे हो जो उसका नहीं है। जैसे ह्यूमन एट्रीब्यूट्स होता है ना, आंखें, तूफान की कहां से आंख होगी, लेकिन हम उसको दे रहे हैं, तो मेटाफर। जैसे ब्रेव लाइक अ लॉयन, ठीक है, आप शेर की तरह तो बहादुर नहीं होते, लेकिन वो एक मेटाफर हो गया, ठीक है। तो जैसे आप आई ऑफ द साइक्लोन बोल रहे हो, आई ऑफ द साइक्लोन के बाद में नेक ऑफ द स्टमस बोलते हो, आप माउथ ऑफ द रिवर बोलते हो। तो ऐसा है तो ये रिवर का मुंह है, कुछ को खाना खाएगी वहां से, लेकिन वो क्या है, वो आपने वो जो मेटाफर यूज कर रहे हो, तो वो ये अपने आप में दर्शाता है क्या कि हम ज्योग्राफी को ह्यूमन बींग्स का एक इंटीग्रेटेड पार्ट मानते हैं, ह्यूमन बींग्स की तरह मानते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जैसे आप देखोगे तो ऑर्गेनिजम्स रेफर किया जाता है बहुत सारे जर्मन स्कॉलर्स की तरफ, ठीक है। जो रिवर्स वगैरह हैं तो रोड्स हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स होते हैं, आर्टरीज ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है, ज्योग्राफी कहा जाता है। तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड नेचर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और वही चीज आपको कहां देखने को मिलेगी कि जो अलग अलग स्कॉलर्स डिफाइन करते हैं ना कि ज्योग्राफी क्या है, तो वो अपनी डेफिनेशंस में भी बताते हैं कि ज्योग्राफी जो है फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों का एक तालमेल ही है, ठीक है। तो जैसे आप रेड्जेल की अगर डेफिनेशन को पढ़ते हो तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। तो यहाँ पे सिंथेसिस को दर्शाया गया है कि दोनों के बीच में क्या है, एक सिंथेसिस बना हुआ है, ठीक है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में भी और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में, ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ सरफेस के बीच का सिंथेसिस बताया है। और देखोगे तो अब जैसे एलन-सी सैम्पल की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी, ठीक है, स्टडी ऑफ व्हाट, द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। अर्थ है, अर्थ भी अनस्टेबल है, उसमें बदलाव आते हैं। मैन जो है तो वो भी क्या है, सीधा नहीं बैठता है, ठीक है। यहाँ पे समझोगे तो अनरेस्टिंग मतलब इट कीप्स ऑन मूविंग, ही और शी कीप्स ऑन मूविंग। तो उसके चलते क्या है, यहाँ डायनामिज्म को दर्शाया गया है कि ज्योग्राफी एक स्टेशनरी चीज नहीं कि बस एक बार पढ़ के खत्म कर दिया। अब वो उनके बीच में सिंथेसिस कंटिन्यूसली डेवलप होता है, उनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो डायनामिज्म भी है, बदलाव भी आते रहते हैं ज्योग्राफी में, ठीक है। और बदलाव जो आ रहा है तो दोनों ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी के दोनों के ही नेचर में है, ठीक है। डायनामिज्म इन द रिलेशनशिप इज द कीवर्ड इन सैंपल्स डेफिनेशन। और देखो तो द कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बीइंग्स व्हिच इनहेबिट इट्स, ठीक है। तो जो लिविंग बीइंग्स रह रहे हैं कहां पे रह रहे हैं, तो जैसे अगर हम देखेंगे अर्थ के ऊपर और अर्थ, ठीक है, उनके बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी रिलेशनशिप को दर्शाया है किसने, ब्लैच ने अपनी डेफिनेशन में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी आपको वही दर्शाती है क्या कि एक इंटर रिलेशनशिप है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी जिससे हमें समझ में आता है कि स्कॉलर्स खुद, जो ज्योग्राफर्स खुद है, वो क्या मानते हैं कि हाँ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, सिर्फ ह्यूमन एस्पेक्ट्स को नहीं पढ़ना है आपको, फिजिकल ज्योग्राफी है तो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को नहीं पढ़ना, उनके बीच में एक इंटर रिलेशन है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, वी आर गोइंग टू स्टडी दीस टॉपिक्स। छोटा सा चैप्टर है प्यारा सा, नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी समझेंगे हम, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन था, अभी नेचर बचा है और नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है यहाँ पे, ठीक है। आपको अच्छी चीजें जानने को मिलेगी किस तरह से इंटरैक्शन जो हो रहा है ना, तो एक टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि ह्यूमन बींग्स नेचर के हिसाब से झुकते हैं, ठीक है। और एक टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचर को अपने हिसाब से झुका देते हैं। तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी होता है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी होता है। इस टॉपिक में समझेंगे हम ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू दी कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। तो फिर इसमें अब देखेंगे किस तरह से समय के साथ में ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो बदलती आई है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का जो इंटरेक्शन है वो चेंज हुआ है, ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन चेंज हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो हम वो देखेंगे पुराने समय से अभी तक किस तरह से ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन जो है वो थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे बदलाव आया ह्यूमन ज्योग्राफी में। एंड द फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे आपको ध्यान हो तो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में क्या पढ़ा था कि फिजिकल ज्योग्राफी में आप फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ते हो, जब आप सॉइल को पढ़ते हो तो आप पेडोलॉजी को पढ़ लेते हो, ठीक है। जब आप क्या पढ़ते हो, क्लाइमेट को पढ़ते हो, क्लाइमेटोलॉजी को पढ़ लेते हो, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि सब फील्ड ह्यूमन ज्योग्राफी की भी है, ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी में जब आप क्या कर रहे हैं, चलो खैर ये टॉपिक में बताएंगे, टॉपिक थोड़ी नहीं समझाना है आपको। तो इस तरह से हम क्या करने वाले हैं, 4 वीडियोस में हमारा चैप्टर जो है, ठीक है, इसको मिला के 5 कॉम्पैक्ट चैप्टर है, अच्छा से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर
किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आखिरकार ये जो चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, ये किस बारे में है? एक चीज जो थीम आपने वहां पे पकड़ी थी वो क्या थी कि हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो क्या स्टडी करता है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, उस फिजिकल ज्योग्राफी के साथ में जब ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं तो उस चीज को जब हम स्टडी करते हैं, इट कम्स अंडर द ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, एंड दैट इज द नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। वही चीज हम क्या करने वाले हैं, जो आपका अगला टॉपिक है बुक में, उसमें देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या है ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, एंड ट्राई टू एनालाइज दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को अच्छे से इसका पोस्टमार्टम करना है ताकि आप समझ पाओ कि एसेंस क्या है, नेचर क्या है आखिर ह्यूमन ज्योग्राफी का। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरैक्शंस विद ईच अदर। 4 कीवर्ड्स आर देयर। जैसे अगर आप देखते हो ना, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या सारी चीजें आएंगी जो हम क्लास 11 में पढ़ के आए थे, पहाड़, पेड़, पौधे, पानी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट को आप जानते हो। अब सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करें तो जो सामाजिक सांस्कृतिक मतलब कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक के सेंस में कि अब आप किसी भी एक सोसाइटी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडियन सोसाइटी में आए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में लोगों का रहन सहन अलग है। किससे? अगर आप इसे कंपेयर करोगे कहाँ से, कि वेस्टर्न सोसाइटीज कौन सी हो गई, आप यूएस गए वहां से। ठीक है, तो हमारा जो कल्चर है, हमारे जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, वो अलग है एज कंपेयर टू दी पीपल लिविंग इन यूएसए। यूएसए क्यों जाना है? आप इंडिया में ही अगर बात करो तो केरला में एक इंसान जो रह रहा है और एक इंसान जो लद्दाख में रह रहा है, अब दोनों की वेशभूषा को देखो, आप दोनों की वेशभूषा के बाद में खान पान को देखो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो यही वेशभूषा, खान पान, ठीक है, रहन सहन, ये सारी चीजें सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट बनाती है। ठीक है, और ये सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट को कौन बना रहा है? क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। समझ में आ रहा है? तो अब हम अगर बात करते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या चीज है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ये इंटर रिलेशनशिप ही देखते हैं कि लोगों का जो कह सकते हैं लोगों का जो सोशो कल्चरल एस्पेक्ट है और जो लोग अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। जैसे लद्दाख में जो लोग रह रहे हैं तो उन्हें समुद्र नहीं मिलेगा जैसे केरला में रह रहे लोगों को मिलेगा। लद्दाख में जो लोग वातावरण देख रहे हैं, जो एटमॉस्फेयर में वो देखते हैं कि टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन केरला से अलग रहने वाला है। ठीक है, तो हर ह्यूमन बीइंग का फिजिकल एनवायरनमेंट और उसका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट और उनके बीच में जब वो मतलब उनके बीच का जो एक इंटर रिलेशन है, जो इंटरैक्ट करता है उसके साथ में, ठीक है, तो वही चीज जो है, वही चीज ह्यूमन ज्योग्राफी में दर्शाई जाती है, वही चीज को हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगर आप जैसे समझेंगे ना, तो लद्दाख के एक इंसान का कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करो, लद्दाख के इंसान की अगर हम बात करें कि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, लद्दाख के इंसान के अगर हम फूड हैबिट्स को समझेंगे तो वो बहुत हद तक वहां के फिजिकल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है, वैसे ही केरला के इंसान की जो सारी हैबिट्स है, जो उसका सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है, वो उसके फिजिकल एनवायरनमेंट से, मतलब वहाँ कोस्टल रीजन है, वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन के उन सारे माध्यमों से क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है। तो एक इंटर रिलेशन है। समझ में एनालाइज कर पा रहे हो कि ह्यूमन ज्योग्राफी में जो हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएटेड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट के बीच में, तो वो इंटर रिलेशन जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है किसी से, फिजिकल एनवायरनमेंट से, और उस इंटर रिलेशन को जब हम पढ़ते हैं तो वो ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट बन जाता है। सिंपल सी चीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जो एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट है, क्या बताए गए हैं? लैंड, सॉइल, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये देखेंगे तो ये क्या है, ये एक तरह से आप देखोगे तो आप जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ के भी आए तो ये सब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी का एस्पेक्ट हो गया। और जो एलिमेंट्स हैं सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के, तो उसमें क्या आ जाएगा? हाउस, विलेजेस, cities, road, rail networks, industries, farms, ports, items of our daily use and all other elements of material culture. ठीक है, material culture जो मतलब हमने बनाई है ह्यूमन बींग्स ने, जैसे क्या है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स. ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स हैं. अब ये दोनों एलिमेंट्स का आपस में इंटरैक्शन है. ठीक है, और वही इंटरैक्शन, वही इंटर रिलेशनशिप हम किस चीज में देखते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं. तो while physical environment has been greatly modified by human beings, now this is the point to understand
कि हमने देखा कि हाँ ह्यूमन बींग्स फिजिकल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की, हमें पेड़ों की जरूरत थी, हमने पेड़ काटे हैं, ठीक है, हमने पेड़ काटे, उन पेड़ों से हमने घर बनाए, उन पेड़ों से हमने कह सकते हैं कि क्या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया, लकड़ी, वुड वगैरह जो भी है। तो while physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives। यहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए कि हम फिजिकल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, और फिजिकल एनवायरनमेंट में बदलाव आना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है तो उससे क्या बदलाव आया कि हमें गर्मी फील होती है, ठीक है, हमारे घर जो कोस्टल रीजन्स में थे, हमारे जो आइलैंड्स थे वो डूबे हैं, क्यों? क्योंकि फिजिकल एनवायरनमेंट मॉडिफाई हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन ज्योग्राफी एकदम अलग है, फिजिकल ज्योग्राफी एकदम अलग है। ह्यूमन ज्योग्राफी का फिजिकल ज्योग्राफी से कुछ लेना देना नहीं है, वो जो ड्यूअलिज्म की बात हो रही थी, डायकोटोमी की जो बात हो रही थी। तो यहां पे चीजें इंटर रिलेटेड है, उसी चीज को बताया गया है। और ये जो इंटर रिलेशन है, इट इज द नेचर, इट इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दैट व्हाट इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो सिंपल छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये दोनों शब्द कंफ्यूज कर रहे हैं लेकिन बहुत इजी है और बहुत मजेदार है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। ये जो टॉपिक है ना, मैं क्यों कह रहा हूं कि इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में सबसे मजेदार चीज यहां पे आपको जानने को मिलेगी, आपको डिबेट्स समझ में आएगी रिगार्डिंग ज्योग्राफी। हमने क्या पढ़ा अभी तक कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो कि किस तरह से इंटर रिलेशन आपको फिजिकल एनवायरनमेंट और जो सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट है जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा क्रिएट की गई है उसके बीच में देखने को मिलता है। अब वो जो इंटरैक्शन है ना, वो इंटरैक्शन में कौन हावी होगा किस पे, मतलब वो डुअलिज्म की जो डिबेट है कि ह्यूमन बींग्स तो इंटरैक्ट कर रहे हैं फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में, और वो हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन वो इंटरैक्शन में डोमिनेटिंग कौन है, ह्यूमन बींग्स डोमिनेटिंग है या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट डोमिनेटिंग है। दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है। उन स्कूल ऑफ थॉट में सही क्या है, ठीक है, तो सही हमने क्या देखा था कि इस तरह की वो जो डाइकोटोमी की बात करते हैं वही इनवैलिड है। तो जो एक सही सोल्यूशन होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर हावी है, वो सारी चीजें जो आपकी इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वंस अगेन ट्राई टू फोकस ऑन दी हेडिंग। हेडिंग क्या कहती है, देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब कि प्रकृति जो है ना, प्रकृति ने ह्यूमन को अपने हिसाब से प्रकृति के रूप में ढाल लिया है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स प्रकृति से ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है, ये मानना भी सही है। और दूसरा जो हेडिंग है, ठीक है, दूसरा जो पार्ट है वो क्या दर्शाता है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब हमने प्रकृति को पकड़ के ह्यूमन बींग्स की तरह बना दिया। हम सेल्फिश है तो हम नेचर को भी सेल्फिश बना देंगे, ठीक है। तो वो दोनों डिबेट समझेंगे और लास्ट में हम क्या देखेंगे कि एक अलग ही मतलब मध्यम मार्ग की बात करेंगे, वो लास्ट में एंड तक आपको समझ में आ जाएगी। आया डिबेट समझ में आया, टॉपिक क्या है, टॉपिक को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वाले कंसेप्ट को समझते हैं। तो ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपनी फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में अगर इंटरैक्ट करेंगे, जैसे हम एक ह्यूमन और दूसरा ह्यूमन इंटरैक्ट करता है तो हम हाथ मिलाते हैं, सारी चीजें, ठीक है। लड़ाई हो जाती तो हम हाथ पैर से घुसे घुसे चला लेंगे, वो सब कुछ हो गया। लेकिन अब जब फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करोगे ना, आप फिजिकल एनवायरनमेंट में मान लीजिए आप रिवर्स के साथ इंटरैक्ट करोगे, तो अब क्या है, आप रिवर के सामने क्या हो, आप और मैं रिवर के सामने कुछ नहीं है, ठीक है। सहस्त्रबाहु थोड़ी ना है कि हम रोक देंगे नदी को, लेकिन हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होगी, तो हमने टेक्नोलॉजी की मदद से डैम बनाया और फिर नदी को रोक सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारा इंटरैक्शन जो है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का इंटरैक्शन अगर हम फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में करें तो हम निहत्ते नहीं इंटरैक्ट करते हैं, मतलब हम एक तरह से हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उससे इंटरैक्ट करते हैं। अब आज जो आपके पास टेक्नोलॉजी है, क्या ये हमेशा से वैसे ही रही है? नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करी है, तो ये चीज भी समझने वाली। देखो, हम इंटरैक्ट क्यों करते हैं, टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट। टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट मतलब हम सॉइल के साथ इंटरैक्ट इसलिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि
और सॉइल, मेरे दोस्त क्या हाल है? हम सॉइल के साथ इंटरैक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सॉइल में हम इंटरैक्ट करेंगे अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। फॉर एग्जांपल क्या है कि हमारे पास पहले बैल थे और हल था, तो हमने बैल और हल से सॉइल को टिल किया, उसमें फसलें लगाई ताकि हम प्रोड्यूस कर सके, उस फसल को हम खाएंगे, ठीक है। टू क्रिएट, हम क्या कर रहे हैं, पहाड़ों को क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि वहां से रोड निकाल सके हम। तो ह्यूमन बींग्स का इंटरैक्शन एक ऑब्जेक्टिव के साथ में होता है, लेकिन सवाल वही है कि ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं बस कि घर से निकले और आप डायरेक्ट फिजिकल एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो। डायरेक्ट भी होता है, लेकिन व्हेन यू आर in the process of producing something or creating something in physical environment, at that time you are using technology, ठीक है, उस समय पे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पे पॉइंट नोट करने वाला क्या है कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट व्हाट ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस एंड क्रिएट, ठीक है, बट इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको अच्छे से समझना। हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट करते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन अब वो जो इंटरैक्शन आपका हो रहा है कुछ भी प्रोडक्शन के लिए, कुछ भी क्रिएशन के लिए, तो उसमें ध्यान रखने वाली चीज ये कि आप किस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट टूल्स एंड टेक्निक्स डू दे प्रोड्यूस एंड क्रिएट, ठीक है। अब ये जानना क्यों जरूरी है, तो इस चीज को समझो। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। आई नो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, लेकिन अभी जब एक एक डॉट को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे तब आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब टेक्नोलॉजी को क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये दर्शाती है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ये दर्शाती है कि आपकी सिविलाइजेशन एज ए होल कितनी आगे बढ़ी है, आपका कल्चर कितना डेवलप हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को टेक्नोलॉजी दर्शाती है। ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज, ठीक है। रुको जरा 2 मिनट के लिए और एक्सप्लेन जो है, तो अब यहां तक कहानी समझो, ठीक है, यहां तक कहानी समझना। ह्यूमन बीइंग्स ने नेचर के साथ में इंटरैक्ट करना स्टार्ट किया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजी विद देम। अब क्या होता है कि अगर आज से हम 1000 साल पहले चले जाते हैं, तब ह्यूमन बीइंग्स का और नेचर का इंटरेक्शन कैसा था? तब ऐसा नहीं होता था कि रातों रात जंगल साफ हो जाते थे। तब क्या होता था, कुल्हाड़ी वगैरह हुआ करती थी, धीरे धीरे काटते थे पेड़ और समय लगता था चीजों को करने में। आज लेकिन मशीन्स आ गई है, ठीक है। तो अब क्या मशीन्स आ गई, तो आप बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है, बहुत तेजी से आप इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो, फाइन। अब यहां पे अगर आप समझेंगे ना, बहुत तेजी से अगर आप इन्वायरमेंट को चेंज कर पा रहे हो, तो ये क्या दर्शाता है कि कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। टेक्नोलॉजी ये दर्शा रही है कि हाँ, हम 1000 साल पहले उतने डेवलप्ड नहीं थे, प्रिमिटिव थे, ठीक है। हमारा लेवल ऑफ इंटरेक्शन जो था वो किस पे डिपेंडेंट था? वो ज्यादातर नेचर पे डिपेंडेंट था। क्यों? क्योंकि नेचर मजबूत दिख रहा था उस समय। तो आज क्या हम ज्यादा मजबूत हो गए? क्या नहीं, नेचर आज भी मजबूत है, लेकिन हमने नेचर को आज बहुत हद तक जान लिया है, ठीक है। कैसे? कि ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉज। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम पहले उड़ नहीं सकते थे, ठीक है, लेकिन जब हमने एरोडायनामिक्स को समझा, एरोडायनामिक्स को समझा मतलब क्या है? वो तो नेचुरल लॉ है ना, ठीक है, वो आप समझोगे फिजिक्स इज ए नेचुरल लॉ। तो एरोडायनामिक्स को समझने के बाद में हमने एरोप्लेन बना लिए, हम उड़ गए। तो लिमिटेशन क्या थी कि ह्यूमन बींग्स के पंख नहीं निकलेंगे। पंख किसके निकलेंगे? पक्षियों के। ह्यूमन बींग्स कभी नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन हमने लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर लिया, ठीक है, कि हम उड़ने लगे। और वो क्यों डेवलप हो पाया? क्योंकि हमने नेचर को जाना, हमने नेचुरल लॉस को जाना। कनेक्ट कर पा रहे हो? देखो समझने वाली चीज है। और एग्जांपल लेते हैं एक, हमने हीट, फ्रिक्शन, ये सारे जो नेचुरल लॉज है, हीट जनरेट होना, फ्रिक्शन होना, ये नेचुरल लॉज है। फिजिक्स पढ़ी हमने, जाना समझा सब कुछ। ये सीखने के बाद हमें पता लग गया, आदि मानव को ही पता लग गया था, आज छोड़ो बहुत पहले पता लग गया था क्या, कि जब हीट और फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन होगा, उससे हीट जनरेट होगी, चिंगारी निकलेगी, आग लगेगी। एक बार आग लग गई, उनको समझ में आ गया कि हाँ, आग से क्या है कि नेचर जो है तो ठंड की मार देता था लोगों को पहले, ठीक है, आदि मानव की बात कर रहे हैं हम। लेकिन अब जब उन्होंने नेचर को समझा, उन्होंने एनालाइज किया नेचुरल लॉज को, उन्होंने आग जला ली। तो अब क्या है कि अब वो उस आग की मदद से क्या कर सकते हैं कि नेचर के साथ कंपीट कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वो उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट दर्शा रहा है कि पहले आपको आग के बारे में कुछ नहीं पता, अब आग के बारे में पता होगा तो आप रिलेटिवली डेवलप्ड हो गए, आप खाना पका के खा पा रहे हो, आप सर्दी जो है तो सर्दी की मार से मर नहीं रहे हो, ठीक है। तो कनेक्ट कर पा रहे हैं कि किस तरह से हमने जब नेचर को जाना, तो नेचर को जानने के बाद में हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। तो टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। तो जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो ये दर्शाता है कि ह्यूमन बीइंग्स अल्टीमेटली कितने डेवलप्ड है। कनेक्ट कर लिया यहां तक, ठीक है। तो नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी, एंड टेक्नोलॉजी लूजेस द शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो नो डाउट ह्यूमंस वर अंडर द शैकल्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। मतलब प्रकृति ने जैसा बोल दिया, क्या पढ़ रहे हैं हम? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन।
ह्यूमन से बोलते हैं कि बेटा बाहर बहुत बारिश हो रही है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, अभी चुपचाप अंदर बैठे रहो। तो पहले चौमासा वाला कंसेप्ट चलता था कि 4 महीने के लिए आदमी जहां था वहीं रुक जाता था, स्टेटस को मिल जाता था, स्टैच्यू, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है पुल वुल है नहीं, बारिश में होगी, नदी पूर होगी, एकदम नदी में बहुत पानी जा रहा होगा, बाहर पानी ज्यादा होगी, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब फिर क्या होगा, जैसे अगर आप देखोगे जब ह्यूमन बींग्स ने समझा कि नदी इस लेवल तक ही ऊपर आ सकती है, आप नेचुरल लॉ को पढ़ रहे हो, तो आपने उसके ऊपर पुल बना दिया इस कोने से उस कोने तक, तो फिर क्या है कि आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। हमने जैसे जैसे नेचर को जानते चले गए, तो वैसे वैसे जो कह सकते हैं लिमिटेशंस थी नेचर की हमारे ऊपर, हम उनको क्या करते चले गए, कम करते चले गए, ठीक है। तो इन द अर्ली स्टेज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज वेरी लो। तो अब अगर आप पूरी टाइमलाइन में देखते हो तो शुरुआती दौर में हमारा जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी था वो कम था। क्यों? क्योंकि हमारे पास में नॉलेज नहीं था उतना, नेचर का नॉलेज नहीं था। तो इसीलिए क्या होता है, स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज आल्सो प्रिमिटिव। तो पहले लोग भी प्रिमिटिव थे। लेकिन आज बारिश हो रही हो बाहर, कुछ भी मूसलाधार बारिश हो रही हो, बाहर आ रही हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको घर में बैठे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, आपको घर में बैठे सब कुछ हो रहा है, आपकी क्लास नहीं छूट रही, आप बैठे बैठे पढ़ सकते हो। तो यहां पे अगर जिसे देखोगे ना, तो इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर वाज टर्म्स एज एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, ठीक है। तो ये केस देखो, अभी आप आगे जब पढ़ोगे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, तो उसका आपको एसेंस तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट होते चले गया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन बींग्स की अंडरस्टैंडिंग जो है नेचर को लेकर वो बढ़ेगी, तो ह्यूमन बींग्स नेचर से बड़े होने लगेंगे, जो हो नहीं सकते प्रैक्टिकली। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करने लगेंगे, एक तरह से नेचर को टैम करने लगेंगे, काबू में करने लगेंगे। लेकिन जब वो वाली सिचुएशन थी, ह्यूमन ज्योग्राफी का वो वाला एस्पेक्ट, अर्ली एस्पेक्ट, जब इंटरैक्शन ह्यूमन बींग्स के मतलब इंटरैक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर, नेचर के फोर्सेज हमेशा से उतने स्ट्रॉन्ग रहे, लेकिन ये जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी वो एडवांस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, नेचर कमजोर हो जाएगा। लेकिन जब सोसाइटी प्रिमिटिव थी, ठीक है, और नेचर जो था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो उस टाइम पीरियड को एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म के नाम से जाना जाता है। एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म क्या है, क्वेश्चन ये बनेगा आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। तो व्हेन दी सिचुएशंस और वी कैन से व्हेन दी एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर डिटरमाइंड बाय द एनवायरमेंटल फोर्सेस, ठीक है, बिकॉज एनवायरमेंट इज पावरफुल एट दैट टाइम, तो वो एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म हो जाएगा। आगे समझ में कि एनवायरमेंट डिटरमाइन कर रही है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। ह्यूमंस आर नेचुरलाइज्ड, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब ह्यूमन बीइंग को नेचर ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके रखा है कि बाहर सर्दी है तो तुम क्या है अंदर ही बैठे रहोगे, बाहर जाओगे तो बाहर क्या हो जाएगा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग्स का लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जो उनका कल्चरल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, जैकेट डालेंगे वो, ठीक है, और बाहर निकल जाएंगे। तो वो कब आएगा, जब ह्यूमन बीइंग्स प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी से बाहर निकल के आएंगे। लेकिन एक समय पे तो ह्यूमन बीइंग प्रिमिटिव मतलब सोसाइटी में थे, ठीक है, प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी, तो उस टाइम पीरियड को एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहा गया है। समझ में आया एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म जैसे बताया गया कि पहले जो जहां था वहीं रहता था, ठीक है, हम नेचर के साथ में हमारा इंटरेक्शन बहुत कम था, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना नहीं था, और अल्टीमेटली आप इंटरेक्ट करोगे, फिजिकल एनवायरमेंट को मॉडिफाई करोगे अपने हिसाब से, लेकिन आप मॉडिफाई तभी कर पाओगे ना जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर बाउंड टू फॉलो दी रूल्स, यू आर बाउंड टू फॉलो दी डिक्टेट्स ऑफ द नेचर, ठीक है। तो एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म shows the naturalization of humans, environment determines the actions of humans, very low technological development is the criteria for environmental determinism. Environmental determinism ये जो स्कूल आपको समझाना चाह रही है वो क्या दर्शाना चाह रही है कि ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट के नीचे हैं, ठीक है। Naturalized humans who listened to nature was afraid of its fury and worshipped it. और इसी के चलते जैसे देखोगे ना, तो अब देखो ऐसे चीजों को कनेक्ट किया जाता है कि ये जो कल्चर डेवलप हुआ है कि हम वर्शिप करते हैं नेचर को, और वो करना चाहिए, उसमें गलत कुछ नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली नेचर जो है तो मदर अर्थ जो हमें कितना कुछ देती है, लेकिन वो एक कारण ये भी था कि लोग पहले नेचर के आगे बहुत हद तक दबे हुए रहते थे। आज क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया तो हम नेचर से डर नहीं रहे, लेकिन हमें उस कंटेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि नेचर के पास में ज्यादा फोर्स होता है व्हेन कंपेयर टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन, ठीक है। बड़े बड़े हमने क्या कर लिया, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, हमने हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया, हमने ये बना दिया, वो बना दिया, अंतरिक्ष में चले गए, यहां चले गए, वहां चले गए। नेचर के एक छोटे से वायरस ने बंद कर दिया था सबको घरों में, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो नेचर जो है, नेचर की पोटेंशियल कितनी है वो हम नहीं जानते। ह्यूमन बीइंग्स की पोटेंशियल तो ऐसा है ना कि पिछले 10 सालों में बढ़ी है और 10 सालों में थोड़ी और बढ़ेगी, लेकिन क्या हम नेचर की पोटेंशियल को समझ सकते हैं? नहीं, ठीक है।
तो बेयर विद दिस, ठीक है। कभी कभी इन्वायरमेंटलिस्ट बाहर आता है तो बह जाते हैं। बाकी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन वाला कंसेप्ट समझ में आया। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में आपको क्या ध्यान रखना है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ध्यान रखना है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस हैपन व्हेन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इज पावरफुल, इन्वायरमेंट डिटरमाइंस द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। और इसको एक स्टोरी के थ्रू आपकी बुक में समझाया गया है। तो स्टोरी किसकी दी गई है, स्टोरी जैसे अगर आप देखोगे स्टोरी ऑफ बेंदा, ठीक है, बेंदा की कहानी, इसको पढ़ना थोड़ा सा बताया गया है कि बेंदा किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जंगलों की पूजा पाठ करता है, ठीक है। प्रिमिटिव जो फार्मिंग है आपने पढ़ा होगा, प्रिमिटिव फार्मिंग, अभी ये सारी चीजें और आगे आप इस बुक में पढ़ोगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव फार्मिंग को परफॉर्म करता है और उसके बाद में जैसे अगर देखोगे तो महुआ, पलाश और साल ट्रीज वगैरह जो होते हैं, इनसे प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करता है, बाजार में बेचता है, फिर वो वर्शिप करता है किसको, नदी को, स्पिरिट को, अपने हर्ब्स वगैरह जो है तो उसका नॉलेज है उसे। मतलब आप देख रहे हो कि वो नेचर से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। नेचर के अंडर में रह के जिस तरह से वो जी सकता है, नेचुरल फोर्सेस इन्वायरमेंट जैसे डिटरमाइन कर रही है वो उस तरह से ग्रो कर रहा है। स्टोरी है, पढ़ना आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हमने पढ़ा, या फिर कह सकते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन हमने पढ़ा। अब अगर हम पढ़ते हैं तो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, अनदर पार्ट ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो डिबेट का एक पार्ट समझ में आया कि कौन मजबूत है, इन्वायरमेंट मजबूत है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जैसे अगर समझेंगे तो वो क्या है, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। हाउ, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब आपने नेचर को टेम कर लिया है। पहले हम क्या देख रहे थे कि नेचर जो है वो क्या कर रहा है, इंसानों को उसने रोक के रखा है, अपने काबू में रख के रखा है। अब हम क्या देखेंगे, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब आपने नेचर को पकड़ के अपने जैसा ह्यूमन जैसा बना लिया। वो कैसे, तो दी पीपल बिगन टू अंडरस्टैंड देयर इन्वायरमेंट एंड दी फोर्सेज ऑफ नेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करेंगे टेक्नोलॉजी की मदद से। अब टेक्नोलॉजी लोगों की टेक्नोलॉजी कब ग्रो होगी, जब उन्हें नेचर का जितना आइडिया रहेगा। जैसे आप डीएनए के बारे में जब समझ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि बीमारी को कैसे खत्म किया जा सकता है, नहीं तो बीमारी आपको खत्म कर देगी। सिंपल सी चीज है। तो जब हमने क्या होता है कि जैसे हम देखेंगे कि धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स started understanding the environment and the forces of nature, ठीक है, with the passage of time। जब ह्यूमन बींग समझना सीखना चालू कर देते हैं, ठीक है, तो with the social and cultural developments human develop better and more efficient technology। क्लियर हुआ? तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करी with the understanding of nature, और उसका इंपैक्ट क्या हुआ, the imprints of human activities are created everywhere। health resorts on highlands, huge urban sprawl, fields, orchards, pastures in plains and rolling hills, ports on the coast, oceanic routes on the oceanic surface and satellites in the space। तो अब जैसे स्पेस की बात की जाए, स्पेस में कौन जा सकता था, नेचर, ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी नेचुरल लॉ है ना, वो थोड़ी नहीं जाने देगी ऊपर। आप ढंग से 4 फीट तो कूद नहीं सकते हम, लेकिन स्पेस में कैसे जा सकते हैं, ग्रेविटी नहीं जाने देगी। लेकिन हमने क्या करा, जब नेचुरल लॉज को समझा, हमने ग्रेविटी के फोर्स को समझा, हमने सोचा कितने फोर्स से जाना पड़ेगा, सभी तरह से जब हमने क्या करा, चीजों को एनालाइज करा, नेचुरल फोर्सेस को समझा, तो हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, उससे हमने स्पेस में सैटेलाइट तक पहुंचा दिए। हमने पहाड़ों के ऊपर क्या कर दिया है, घर बना दिए। हमने क्या कर दिया, एक तरह से जैसे देखोगे रोपवे वगैरह लगा दिए हैं। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अब जो नेचर पहले, अब नेचर ने ह्यूमन को टैम करके रखा था, अब ह्यूमन जो है वो नेचर को टैम कर रहा है। टैम करना मतलब काबू में पाना, ठीक है। तो वो चीज हो रही है। और इसी जैसे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था, तो इस तरह से जब ह्यूमन बींग्स नेचर के ऊपर हावी हो रहे थे, ठीक है, जब ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हो रहा था, उस चीज को क्या कहा है, पॉसिबिलिज्म कहा है, ठीक है। पॉसिबिलिज्म मतलब क्या है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द एडवांसमेंट इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिज्म कहलाया। नेचर प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड ह्यूमन बींग्स मेक यूज ऑफ दीज, एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड एंड स्टार्ट्स बियरिंग द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एंडेवर। तो ह्यूमन बींग्स जितना चाहते थे और जितनी उनकी पोटेंशियल थी, उतने पोटेंशियल से उन्होंने नेचर को मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया, और इसी चीज को पॉसिबिलिज्म कहा गया है। पॉसिबिलिज्म इज रिलेटेड टू ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। कनेक्ट कर पा रहे हो? तो दोनों डिबेट्स में आशा करता हूं आपको समझ में आई है, ठीक है। दोनों डिबेट समझ में आई, मतलब जैसे हमने रिवर्स के बाजू में हमने क्या बना दिए हैं, बैंक्स बना दिए हैं, बैंक पैसे वाले नहीं, मतलब रिवर को हमने रोक दिया कि इससे इधर पानी नहीं आएगा, डैम बना दिए, ऑर्चार्ड्स बना दिए, नेचर में जो जंगल थे वो काट के हमने हमारे हिसाब से पेड़ लगा दिए। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर वाज इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्टोरी जैसे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे कारी की स्टोरी दी गई है कि रात हो रही है लेकिन उसकी गाड़ी में लाइट है, तो वो अंधेरे को मात दे दी उसने, ठीक है। ठंड है, बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेश में है, तो ऑफिस में क्या उन्होंने एक ग्लास डोम बना के रखा है जो क्या करता है, हीट को ट्रैप कर लेता है, ठंडी उन्हें मतलब पता ही नहीं चलता है। 23 डिग्री सेल्सियस पे बढ़िया काम कर रहे हैं अंदर, बाहर चाहे माइनस में टेम्परेचर हो, ठीक है। तो वही सारी चीज बताई है। तो अब वो जैसे उसे क्या चाहिए था, बनाना, कीवी, इस तरह के फ्रूट्स चाहिए जो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, लेकिन वो टेम्परेट रीजन में बैठे, कारी जो है वो टेम्परेट रीजन में बैठी है, तो वो क्या कर रही है, वो एक तरह से
लाइक ग्रीन हाउस में वो फ्रूट्स को ग्रो कर पा रही जो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो होते हैं। उसको दिल्ली बात करना है तो अब दिल्ली देखोगे तो नेचर ने तो स्पेस और टाइम को बांध, अलग अलग है ना, दिल्ली कितनी दूर है उसके मतलब टेम्परेट रीजन से, लेकिन वो क्या कर पा रही है, वाया इंटरनेट कॉल वगैरह कनेक्ट हो पा रही है। तो ये स्टोरी को भी पढ़ना, तो इस स्टोरी से आपको समझ में आएगा कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द डेवलपमेंट इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, दे हैव ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और वही ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर है कि आपने नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, नेचर को आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया और उस वर्ड को पॉसिबिलिज्म बताया है। आप 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं अपन, यहां पे वीडियो मत पॉज कर देना। ठीक है, यहां पे अगर हम सोचते हैं कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी अपनी जगह सही है, पॉसिबिलिज्म भी अपनी जगह सही है, तो सही क्या है? ठीक है, मतलब दोनों चीज तो सही नहीं हो सकती ना, सही क्या है? ठीक है, तो इन्वायरमेंटल और दोनों ही अपोजिट हो गई है। एक तरफ नेचर को आप क्या बता रहे हो, पावरफुल, एक तरफ ह्यूमन को पावरफुल बता रहे हो, तो दोनों एक दूसरे में वर्सेस वाले रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो इस डिबेट में, ठीक है, इस डिबेट में जैसे आप देखोगे तो ग्रिफ्थ टेलर जो थे, तो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड अनदर कंसेप्ट which reflects the middle path, मध्यम मार्ग, between the two sides, ठीक है, स्पेशल एम्फेसिस देते हैं मध्यम मार्ग पे। अब जैसे देखोगे ना, आप जब अलग अलग थॉट्स को पढ़ते हो, तो आप बुद्धिज्म को जब पढ़ोगे तो गौतम बुद्ध भी किस चीज की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की। ठीक है, गोल्डन मीन की बात कौन करता है, एरिस्टोटल को अगर हम पढ़ते हैं तो एरिस्टोटल भी किस चीज के बारे में बताते हैं कि गोल्डन मीन होना चाहिए, कि ना इधर एक्सट्रीम लेफ्ट में जाओ एक्सट्रीम राइट में जाओ, आपको मीडियम पाथ जो है, ठीक है, तो मतलब मिडिल पाथ जो है उसे फॉलो करना है। और वही चीज टेलर भी बताते हैं अपने कंसेप्ट में। ठीक है, वो एक नया कंसेप्ट देते हैं किस चीज का, नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म कहा गया है, जिसे स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। अब देखो मिडिल पाथ है, तो मिडिल पाथ में आपको समझ में आ गया हो कि कुछ आप इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का आइडिया भी लोगे, कुछ पॉसिबिलिज्म का भी, कि मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे इन्वायरमेंट पावरफुल होगा, आपको रुकना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे ह्यूमन बींग्स इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करें, अच्छे के लिए करें। ठीक है, तो उसी अप्रोच को क्या कहा है उन्होंने, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म या फिर नियो डिटर्मिनिज्म। तो देखो थॉट समझ में आया ना, थॉट प्रोसेस कैसी थी कि इनिशियली आप देखोगे तो environmental determinism was dominant idea, then possibilism came as an important idea. ठीक है, now the widely accepted idea is neo determinism, and what is neo determinism explain कर देते हैं हम आपको। तो neo determinism को समझो। ठीक है, तो the concept shows that neither is there a situation of absolute necessity, मतलब एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है कि इन्वायरमेंट ने बोल दिया बाहर मत निकल जाना, बाहर बारिश हो रही है तो बाहर नहीं निकलोगे, ऐसा नहीं है, एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। नॉर इज देयर अ कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, पॉसिबिलिज्म जो हमने पढ़ा कि ऐसा नहीं है कि बस अब तुम्हारे पास पेड़ काटने की मशीन आ गई तो दुनिया भर के सारे पेड़ काट दोगे, नहीं। ठीक है, तो एक्सट्रीम किसी चीज का नहीं है, एक्सट्रीम नेचर को भी मत होने दो, एक्सट्रीम ह्यूमन बींग्स को भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट मींस ह्यूमन बींग्स कैन कंकर नेचर बाय ओबेइंग इट। ठीक है, व्हाट अ वंडरफुल लाइन। देखो लाइन की एसेंस समझ रहे हो, ह्यूमन बींग्स कैन कंकर नेचर बाय ओबेइंग इट, मतलब आप नेचर को हराना चाहते हो, नेचर के ऊपर काबू पाना चाहते हो तो पा सकते हो, लेकिन जितना नेचर आपको पाने देगा, जितना आप नेचर को ओबे करोगे उतना ही। नेचर ने ऐसा थोड़ी रोका कि आप अपनी नीड्स को पूरा मत करो, खेती करना है करो, लेकिन वो खेती जब तक आप सस्टेनेबल वे में कर रहे हो। ठीक है, अब आपको पता है कि इस फसल मतलब इस खेत से हम फसल ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सोना देने वाली मुर्गी ही नहीं है, जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है कि आप सोचोगे कि फसल प्रोड्यूस कर सकते हो तो एक बार में ही पूरी प्रोड्यूस कर ले। वो अपने एक पेस से देगी, आप उसको ओबे करो कि जितना प्रोड्यूस नेचुरली उसकी पोटेंशियल है, आप फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स मैन्योर ऐड कर करके आज तो प्रोड्यूस कर लोगे, लेकिन एक समय के बाद फर्टिलिटी पूरी एग्जॉस्ट हो जाएगी, बैरन हो जाएगी लैंड, फिर क्या करोगे लाला। ठीक है, तो वो चीज रहती है यहाँ पे, दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दी रेड सिग्नल्स। देखो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया टेलर ने, क्या कि जैसे हम ट्रैफिक सिग्नल पे रिस्पॉन्ड करते हैं ना, उसी तरह से नियो डिटर्मिनिज्म के अंदर भी हमें नेचर के साथ में रिस्पॉन्ड करना होगा। कैसे ट्रैफिक सिग्नल पे आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू दी रेड सिग्नल एंड कैन प्रोसीड इन देयर परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट व्हेन नेचर परमिट्स एंड मॉडिफिकेशन। रेड सिग्नल जहां हो जाता है वहां हमें रुक जाना चाहिए। जैसे हमें दिख रहा है क्या कि अब कह सकते हैं क्या कि ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें उन ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करने वाली एक्टिविटीज को रोक देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वो दिक्कतें देगी। रेड
सिग्नल पे अगर आप नहीं रुकोगे, गाड़ी लेके आगे जाओगे तो टक्कर होगी होगी, दिखती बात है। लेकिन जब सिग्नल ग्रीन हो जाता है तब उस समय पे हमें क्या करना चाहिए कि हाँ अभी मतलब क्या है, नेचर हमें परमिट कर रहा है, नेचर कह रहा है, नेचर ये थोड़ी ना कहता है कि आप पेड़ मत काटो, काटो पेड़ लेकिन लगाओ भी तो सही, वो वाली कहानी है। फाइन, तो they have to respond to the red signal and can proceed in their pursuit of development when nature permits the modification। और देखो डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, उस चीज को भी समझा गया है। नियो डिटर्मिनिज्म वाला जो कंसेप्ट है तो वो समझता है कि क्या है, डेवलपमेंट भी जरूरी है। ह्यूमन बींग्स जब तक नेचर के साथ में विद द हेल्प ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी इंटरैक्ट नहीं करेंगे तब तक हम क्या है, तब तक हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्या कर रहे हैं कि नेचर में मान लो बीमारियां हैं, लेकिन उन बीमारियों को हमें खत्म करना है तो नेचर परमिट कर रहा है कि आप अगर एडवांसमेंट कर पा रहे हो, डीएनए को समझ पा रहे हो, आप बीमारी को रोक पा रहे हो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उसी मतलब अंडरस्टैंडिंग से कि आपको यह समझ में आ गया बीमारी को रोकना कैसे, बनाना कैसे, तो आपने वायरस बना दिए, ठीक है, वुहान वायरस टाइप से, सॉरी कोरोना वायरस टाइप से कह सकते हैं, वुहान भी, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर आप नेचर की कह सकते हैं बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाने की कोशिश कर रहे हो और उसका फिर क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो द फ्री रन विच द डेवलप्ड इकोनॉमीज अटेम्प्टेड टू टेक हैज ऑलरेडी रिजल्टेड इन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग, रिसीडिंग ग्लेशियर्स एंड डिग्रेडेशन लैंड। तो जैसे जो फ्री रन की बात की गई ना, जो पॉसिबिलिज्म में मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे पेड़ एक साथ काट दोगे, और उसका हमने खामियाजा भुगत भी चुके हैं। जो फ्री रन विच द डेवलप्ड economies attempted to take has already resulted into various problems। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग डिप्लेशन है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये सारी समस्या हुई है। ठीक है, तो इन सारी समस्याओं से हमने क्या सीखा कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है, और वही चीज लास्ट में नियो डिटर्मिनिज्म में आपको समझ में आनी चाहिए। द नियो डिटर्मिनिज्म कंसेप्चुअली अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अ बैलेंस नलिफाइंग द आइदर और डाइकोटमी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइदर और की जो डाइकोटमी है कि नेचर ही हावी रहेगा, या फिर अब तो ह्यूमन बींग्स बहुत डेवलप हो चुके हैं तो ह्यूमन बींग्स हावी रहेंगे। ठीक है, आपको एक बैलेंस बनाना होगा। नॉट द नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन इज गुड, ठीक है, नॉर द ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर इज गुड। व्हाट इज गुड इज द मिडिल पाथ। ठीक है, मध्यम मार्ग इज द बेस्ट एंड दैट इज नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक है, यहां पे एक लाइफ लेसन भी आप सीख सकते हो क्या, कि लाइफ में भी आपको कभी भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, हमेशा मध्यम मार्ग को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था इंटरेस्टिंग वो खत्म होता है। अब हम और क्या पढ़ेंगे, जैसे आगे अगला टॉपिक है आपका कि विद द कॉरिडोर ऑफ टाइम किस तरह से नेचर जो है वो चेंज हुआ है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन जियोग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। अगर आप इस चीज के एसेंस को समझते हो ना, कि भूगोल किस तरह से समय के गलियारों के बीच में से निकला है, बड़ा मजा आएगा। मैंने आपको पहले शायद 11th में ही समझा दिया होगा ये चीज, एक बार फिर बता देता हूं अगर भूल गए हो तो, कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो हर सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप होता है। मतलब आप हिस्ट्री के साथ में ज्योग्राफी को कनेक्ट करके देख सकते हो कि कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स होते चले, हिस्ट्री को हम क्या देखते हैं, टेम्पोरल बेसिस पे देखते हैं। टेम्पोरल मतलब आप टाइम पे देख रहे हो कि हाँ आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले, 100 साल पहले। तो ज्योग्राफी की भी एक हिस्ट्री है अपने आप में, समझ रहे हो उस चीज को, कि ज्योग्राफी की भी अपने आप में एक हिस्ट्री है। तो आपको अब यहां पे वही समझना कि ज्योग्राफी जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से चेंज हुई है। ठीक है, क्या ह्यूमन ज्योग्राफी, और स्पेसिफिकली जैसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए पढ़ रहे हैं, तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी में उतना चेंज नहीं आता है। 2000 साल में दुनिया की हिस्ट्री अलट पलट हो सकती है, लेकिन हिमालयस 2000 साल में कोई फर्क नहीं पड़ा हिमालयस को। तो फिजिकल ज्योग्राफी की हिस्ट्री तो बहुत लंबा टेम्पोरल टाइम हो जाता है। मतलब अगर टेम्पोरल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, टाइम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो फिजिकल ज्योग्राफी में काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन हाँ, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो इन 2000 सालों में काफी कुछ इंफ्लुएंस हुई होगी, मानते हो उस चीज को। तो ह्यूमन ज्योग्राफी को अगर आप पढ़ते हो इस लेंस के साथ में, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम में टेम्पोरल बेसिस पे पढ़ते हो, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग आउटकम्स मिलने वाले हैं। वो सारे सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, समझने वाले हैं। टॉपिक समझ में आया? ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द हेडिंग। फिर एक बार दोहरा रहा हूं कि आधा काम, 50% आपका काम यहीं पे हो जाता है कि जब आपने क्या कर लिया, हेडिंग को अच्छे से समझ लिया, तो अब आपको वो थीम बैठ गई दिमाग में कि हमें पढ़ना क्या आखिर इस टॉपिक में। ठीक है, तो स्टार्ट करते। देखो, द प्रोसेस ऑफ एडेप्शन, एडजस्टमेंट विथ एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट
started with the appearance of human beings over the surface of earth in different ecological niche. ठीक है, try to understand. Adaptation, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे थे, अडाप्ट कर लेते. भैया गर्मी है तो हम क्या है, गर्मी है तो कपड़े वपड़े नहीं पहनते, आदि मानव घूम रहे हैं. ठीक है, फिर क्या ठंडी है बहुत ज्यादा, तो फिर क्या अडाप्ट कर रहे हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा दुबक के बैठे हुए हैं. तो इनिशियली आप देखोगे तो जो अभी हम पढ़ के आए पिछले वीडियो में, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, फिर एडजस्टमेंट. तो अब धीरे धीरे क्या होता है, एडजस्टमेंट, आप उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने लगे और आपको मॉडिफिकेशन, मतलब पॉसिबिलिज्म वाला जो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि फिर ह्यूमन बींग्स क्या करने लगे कि मॉडिफाई करने लगे इन्वायरमेंट को विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी. तो ये जो चीज है ना, इन्वायरमेंट के साथ में ह्यूमन बींग्स जब से अपीयर हुए तब से आप देखोगे धीरे 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 थ्रू द टाइम्स ऑफ कॉरिडोर क्या देखने को मिलता है हमें कि ह्यूमन बींग्स ने इन्वायरमेंट के साथ जो उनका इंटरेक्शन था, ह्यूमन ज्योग्राफी जो थी, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ, ह्यूमन ज्योग्राफी अपने नेचर को बदलते आई है. ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी कह सकते हैं कि अपनी अप्रोचेस को बदलते आई है. तो ह्यूमन ज्योग्राफी हैज इट्स रूट्स डीप इन हिस्ट्री. ठीक है, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम जब टेम्पोरल बेसिस पे पढ़ते हो तो ह्यूमन ज्योग्राफी की रूट्स कहां देखने को मिलेगी, हिस्ट्री में है कि ह्यूमन ज्योग्राफी आज से 2000 साल पहले कैसी थी और आज कैसी है. Thus the concern of human geography have a long temporal continuum through the approaches to articulate them have changed over time. ठीक है, अब देखो घबराना नहीं है. कभी कभी क्या होता है, ज्योग्राफी की लाइन बड़ी ट्रिकी होती है, लेकिन उसको समझो जरा रुक के, थोड़ा तो अच्छे से समझ. क्या है तो देखो यहाँ पे कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, कंसर्न्स हैव लॉन्ग टेम्पोरल कंटिन्यूम. मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में सोचना जो है, हम जहां जो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में सोच रहे हैं वो लंबे समय से सोच रहे हैं. ठीक है, लंबे समय से सोच रहे हैं. तो जैसे बताया ना कि ह्यूमन ज्योग्राफी हैज इट्स रूट्स इन डीप इन हिस्ट्री. तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक लंबे समय से एक ऐसा मैटर ऑफ कंसर्न है जो हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ में. पहले इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली अप्रोच हावी थी. ठीक है, वो कंसर्न था. फिर पॉसिबिलिज्म आएगा. ठीक है, फिर न्यू डिटर्मिनिज्म. तो वो एक ह्यूमन ज्योग्राफी को समझना तो हम बहुत लंबे समय से चालू करके रखे हुए हैं. ठीक है, लॉन्ग टेम्पोरल कंटिन्यूम थ्रू नहीं आ गया है, दो. ठीक है, ठीक है, दो दी अप्रोचेस टू आर्टिकुलेट देम हैव चेंज ओवर टाइम. लेकिन वो जो हमारे जो कंसर्न्स रहते हैं ना, वो उस कंसर्न को किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हो. ठीक है, तो वो क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलता चले आया है, हैव चेंज ओवर द टाइम. तो मतलब आप ज्योग्राफी को समझने की कोशिश तो एक लंबे समय से कर रहे हैं, ज्योग्राफी को लेके, ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके. अब देखो ज्योग्राफी बोलूंगा तो समझ जाना ह्यूमन ज्योग्राफी है. तो ह्यूमन ज्योग्राफी को लेके हमारे कंसर्न्स जो है तो दे आर बीइंग फ्रॉम अ लॉन्ग. ठीक है, बहुत लंबे समय से है, लेकिन वो समझने की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बदलती चली गई है. तो पहले हम उसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के हिसाब से समझते थे कि नहीं नहीं नेचर बहुत मजबूत है, फिर हम पॉसिबिलिज्म के हिसाब से. तो वही चीज यहां पे बताई गई कि अगर आप जब ह्यूमन ज्योग्राफी को कॉरिडोर्स ऑफ टाइम के थ्रू देखने की कोशिश करते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो बहुत ज्यादा बदलाव आता है समय के साथ में. ठीक है, अर्लियर देयर वाज अ लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट सोसाइटीज एंड द नॉलेज अबाउट ईच. अब ये पॉइंट जो है 1 2 3 समझना, तो ये दर्शाता है एक, मतलब अच्छा सा नोट मिलेगा आपको कि किस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ ह्यूमन ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदली है. ठीक है, तो पहले क्या था, इंटरेक्शन जो था डिफरेंट सोसाइटीज में बहुत कम होता था. ना आपके पास एरोप्लेन थे, ना आपके पास जहाज थे, ना आप इतने ज्यादा मूव करते थे. जो जहां था पैदा हुआ है वहीं के वहीं वो क्या है, उतने ही एरिया में रहते थे, खाते पीते थे मस्त और चले भी जाते थे वापस जहां जाना रहता था. तो पहले क्या है, इंटरेक्शन जो था डिफरेंट सोसाइटीज में एंड द नॉलेज अबाउट द ईच अदर वाज लिमिटेड. ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स यूज्ड टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया ऑफ देयर विजिट. तो इस कारण से पहले जब नॉलेज कम होता था ना, तो कुछ भी नया पता चलता था तो आदमी बहुत संजो के रखता था उसको कि यार ये नॉलेज, कल को हम उधर गए थे तो हमने वहां पे ये देखा, मतलब हमारे यहाँ लाल फूल लगते हैं, हम उधर गए थे हमने पीला फूल देख के आए. तो वो एक नई चीज होती थी, क्योंकि पहले क्या है, लोगों का एक दूसरे सोसाइटी के साथ में इंटरेक्शन कम होता था. उन्होंने देखा कि यार हम तो पतले कपड़े पहनते हैं, हम उधर गए थे, उधर लोगों ने बहुत मोटे मोटे कपड़े पहने थे क्योंकि उधर ठंड ज्यादा थी. तो इस तरह से क्या होता है, जैसे आज आप देखोगे कोई इंसान है, ठीक है, वो क्या होता है, एक दूसरे देश में जाता है तो वो ऑब्जर्व करता है. ये ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ बेसिक, तो ऑब्जर्वेशन हमेशा ही हमारी रहती है कि यार हमारा ऐसा है, उनका वैसा है. तो वही ह्यूमन ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़े हुए कंसर्न जो थे शुरुआती दौर में बहुत कम थे. क्यों थे, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन नहीं था अलग अलग सोसाइटीज के साथ में उतना, और हमारा जो नॉलेज था वो भी लिमिटेड था. तो जब ट्रैवलर्स एक्सप्लोरर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो दे यूज्ड टू प्रिजर्व दैट नॉलेज. ठीक है, फिर और वो नॉलेज भी लिमिटेड ही था. फिर क्या होता है, जैसे आप देखेंगे लेट 15th सेंचुरी की अगर हम बात करें, विटनेस्ड अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन यूरोप एंड स्लोली द मिथ्स एंड मिस्ट्रीज अबाउट कंट्रीज एंड पीपल स्टार्टेड टू ओपन अप.
अब क्या होता है कि लेट 15th सेंचुरी में जैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, कैसे, तो खास करके जैसे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन ऑफ यूरोप की बात की गई है। अब मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाऊंगा, एक चीज मन में आई बहुत जोर से तो बताता हूं मैं आपको। देखो हिस्ट्री जो लिखी जाती है ना, ज्योग्राफी जो लिखी जाती है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिला हुआ है, तो मतलब जो भी नॉलेज है ना, नॉलेज हमेशा से यूरोसेंट्रिक रहा है। पता है यूरोसेंट्रिक कैसा रहा है कि यूरोपियंस थे लिखने वाले, तो उन्होंने अपनी प्रशंसा का मौका कहीं नहीं छोड़ा। उन्हें ऐसा लगता था अरे अपने बारे में लिखो। तो अब यहाँ पे भी जैसे देखोगे तो क्या दिख रहा है कि ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग, वो ये बता रहे हैं कि ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग जो है, यूरोपियन एक्सप्लोरेशन जब स्टार्ट हुआ उसके बाद में धीरे धीरे जो मिथ थे, मिस्ट्रीज थे, मतलब ऐसा मिथ था क्या कि फ्लैट है सरफेस, आप सीधे सीधे शिप लेके जाओगे ना, क्योंकि हम ऐसे खड़े होकर देखेंगे तो हमें एक नजर तक दिखेगी चीजें, उसके बाद हमें क्या लगता था कि खाइए जाओगे गिर जाओगे, ऐसे मिथ थे, ऐसी मिस्ट्रीज थी। लेकिन फिर क्या हो, जब लोगों ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया ना, तो लोगों को समझ में आया कि नहीं नहीं, ये भी एक एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का कि अर्थ तो गोल है, एक बार किसी ने यहां से चालू किया घूमना, गोल घूम के वापस वहीं आ गया वो, तो ना कोई खाई वाई नहीं, मैं पूरा घूम के आ चुका हूं। ठीक है, तो इस तरह से लोगों ने क्या किया, जब एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किए तब उन्हें पता चला। तो अब ह्यूमन एस्पेक्ट भी उसका इवॉल्व होगा ही होगा, दिखती बात है, उन्हें अलग अलग सोसाइटीज के बारे में पता चलेगा। मैं जो पॉइंट बता रहा था कि यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, जो भी नॉलेज होता है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले 15th सेंचुरी के पहले लोगों को नॉलेज नहीं बढ़ा होगा, नॉलेज तब भी बढ़ा होगा। आप देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, हमारे पास ये रिमेन्स है, हमारे पास जो मतलब रिमेन्स मिलते हैं मेगालिथिक मतलब एज के, जैसे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर्स को तो हमें पता चलता है कि हाँ ईरान इराक उस मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गया, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गया, वहां से हमारे यहाँ लोग आते थे। तो नॉलेज पहले भी था, लेकिन अब वो जिस तरह से लिख दिया गया है नॉलेज को, तो हम वैसे पढ़ते हैं, खैर पढ़ो। तो एक्सप्लोरेशंस इन यूरोप, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता है कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट बहुत सिस्टमेटिकली किया जाता है, और डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री जो होता है ना, वो क्या कर देता है पता है, वो इंसान को खुद के ही कल्चर में प्राइड फील नहीं करने देता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप जो पढ़ते हो उससे भी ज्यादा नॉलेज इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, तो हमारी सोच से भी परे होता है नॉलेज। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो वहां पे भी आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि अब ऐसा लिखा गया है क्या कि पहले बहुत कम नॉलेज होता था, फिर धीरे धीरे यूरोपियन एक्सप्लोरेशन जैसे जैसे स्टार्ट हुआ है, तो उसके यूरोपियन एक्सप्लोरेशन से क्या हुआ कि चीज़ें जो हैं, तो लोगों ने जो बहुत सारे मिथ्स थे, मिस्ट्रीज थी, वो ब्रेकआउट होते चले गई। ठीक है, फिर अब जैसे जो कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ कि जो यूरोपियन एक्सप्लोरर्स पहले ट्रेडर्स के नाम पे निकले थे, एक्सप्लोरेशन एडवेंचर था ये कि चलो नई जगह के बारे में पता करके आएंगे। जब उन्होंने नई जगह पे जाके पे कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ, तो द कॉलोनियल पीरियड प्रोवाइडेड इम्पिटस टू फर्दर explorations in order to assess the resources of the region and obtain inventorized information। अब क्या है, वो जो कॉलोनियल ऑफिसर्स या फिर कह सकते हैं कॉलोनियल मास्टर्स आ गए, तो उन्होंने और चीजों को सिस्टमेटिकली पढ़ना स्टार्ट किया, रीजनल लेवल पे पढ़ना स्टार्ट किया, और वो पढ़ना उनका शौक था, और शौक के साथ साथ में कह सकते हैं उनको उसी में फायदा था। कैसे फायदा था, क्योंकि जब उनके पास में किसी दूसरे रीजन का स्पेसिफिक नॉलेज होगा, एक इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन होगी प्रॉपर सेंस में, तो वो वहां से मिनरल्स को लूट सकेंगे। ठीक है, तो मतलब वो उनके फायदे का सौदा था। तो इस कारण से क्या है कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो देखोगे आप, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का जो कह सकते हैं नॉलेज है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी के जो स्कोप है, ठीक है, नेचर आपने समझ चुके हैं कि वो पूरी डिबेट्स आपने इंटर रिलेशन को पढ़ना, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन। अब स्कोप की अगर हम बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्कोप जो ह्यूमन ज्योग्राफी की कैसे बढ़ी है, समझ पा रहे हो उस चीज से, इस आइडिया से। अब वही बताया गया कि पहले नॉलेज वगैरह प्रिजर्व करके रखा जाता था, यूरोपियन एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ तो उससे और नई जगहों के बारे में पता चला। नो डाउट वी शुड गिव क्रेडिट फॉर देम, क्योंकि एक जो डार्क एज आ गया था, हिस्ट्री उठा के देखते हो तो यूरोपियन देख लो, इंडियन देख लो, कहीं भी हिस्ट्री देख लो, एक डार्क एज आ गया था कि एंशियंट टाइम्स के जो रिमेन्स आज मिल रहे हैं वो ये दर्शाते हैं कि भैया एक समय पे बहुत ज्यादा ग्लोरियस टाइम पीरियड रहा होगा, लेकिन बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे खत्म हुई चीजें, कैसे फिर स्टार्ट हुई, उसका नॉलेज है। ठीक है, लेकिन वो जो कह सकते हैं ग्लोरियस फेज था उसका नॉलेज नहीं हो। लेकिन फिर से जो रिवाइवल हुआ ना, तो उस रिवाइवल में कहीं ना कहीं यूरोपियन एक्सप्लोरेशंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही ने सब कुछ दिया है, ठीक है, टू दी राइटर्स, यूरोपियन मतलब जो इन्होंने यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री लिखी होगी ना, उनके लिए। अब क्या है, ब्रॉड स्टेजेस एंड थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये टेबल देखना आप, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि वो जो थ्रू द कॉरिडोर ऑफ टाइम की बात की जा रही है, तो उसमें बताया गया है जैसे अर्ली कॉलोनियल पीरियड, जब कॉलोनियल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ होगा, जब कॉलोनियल ऑफिसर्स आए होंगे, जब क्या है, जब थोड़ा सा इन्वेंटराइज्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलने लगी थी ना, तब की अगर बात करें तो एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुए, नई नई जगहों को ढूंढते थे। जैसे अब क्या होगा कि वास्को डिगामा, ठीक है, और इस तरह से क्या है, अलग अलग जगह लोग गए। ठीक है, तो जब अलग अलग जगह लोग गए, कोलंबस
पहुंच गए अमेरिका, ठीक है। तो जब अलग अलग जगह लोग गए तो वहां पे उन्होंने चीजों को क्या किया, एक्सप्लोर किया, डिस्क्राइब किया, उनका डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ब्रॉड फीचर क्या था कि इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रमोटेड द डिस्कवरी, और ऑब्जेक्टिव उनका इतना था कि नई जगह जाएंगे तो वहां के रिसोर्सेज लाएंगे, ठीक, वो ऑब्जेक्टिव था। एन एनसाइक्लोपीडियक डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जियोग्राफर्स अकाउंट। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में वो पूरी उस जगह का डिस्क्रिप्शन लिखते थे कि जगह क्या है, आखिर इतना पता चल जाए, क्योंकि वही नया था उनके लिए। तो फिर क्या, लेटर कॉलोनियल पीरियड में आपको रीजनल एनालिसिस देखने को मिलेगा। अब क्योंकि उन्होंने क्या कर लिया, जगह को समझ लिया ना, तो अब जगह के अंदर भी अलग अलग रीजन्स को समझना स्टार्ट किया। एलोबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रीजन वर अंडरटेकन, ठीक है। तो अब पेड़ पौधे को लेकर उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखना स्टार्ट कर दिया, जानवरों को लेकर डिस्क्रिप्शन स्टार्ट कर दिया। लेटर कॉलोनियल पीरियड में अलग अलग कॉलोनीज में जहां जहां नए नए जगह एक्सप्लोर किए थे। द आइडिया वाज दैट ऑल रीजन्स वर पार्ट ऑफ होल, दैट इज द अर्थ, सो अंडरस्टैंडिंग द पार्ट्स इन टोटलिटी वुड लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल। मतलब गाड़ी को आपको समझना है तो गाड़ी के अंदर एक एक जो पुर्जा लगा है उसको समझ लो, वही चीज उन्होंने बोला। अर्थ को समझना है तो एक एक पार्ट को अच्छे से समझ लो आप। तो रीजनल एनालिसिस ऐसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का और इंक्रीमेंट या फिर कह सकते हैं और किस तरह से आगे बढ़ती है ह्यूमन ज्योग्राफी, तो 1930s के टाइम पीरियड में देखोगे इंटर वॉर पीरियड जो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बम वम गिरा दिए एक दूसरे के ऊपर, लड़ाई झगड़े सब हो गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी हुआ नहीं था, तो बीच का जो पीरियड था, आप खाली बैठे हैं क्या करेंगे, ठीक है। तो जो खाली बैठे थे उसमें एरियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ। मतलब उन्होंने इस तरह से कि जर्मनी के पास ये रिसोर्सेज है, फ्रांस के पास ये रिसोर्सेज है, तो एरिया वाइज उन्होंने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया चीजों को, ठीक है। तो द एरिया वाइज कल्चर को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया। तो द फोकस वाज ऑन आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई इट वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। अब देखो ये टेबल में आ रहा है जो, तो टेबल में शायद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नहीं बनेंगे ऐसे, लेकिन आपको एक अकाउंट लिखने को आ सकता है कि राइट एन अकाउंट ऑन द ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है, थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। सो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, तो आपको लिखना पड़ेगा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरह से ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जो बढ़ती चली आई, एक नेचर जो ह्यूमन का वो क्या है, अडैप्शन का, फिर उसके बाद में मॉडिफिकेशन का, वो तो चल ही रहा था। उसके साथ साथ में हम देखेंगे कि अप्रोचेस जो हैं, तो उसमें आपको जिक्र करना पड़ेगा कि एक टाइम पीरियड था जिसमें हमने क्या देखा, मतलब आंसर लिखने में आसान रहेगी कि एक्सप्लोरेशन हुआ। एक टाइम में हमने देखा रीजनल एनालिसिस पे फोकस किया, एरियल डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया फिर लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी में। फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है कि स्पेस को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया, जैसे मार्क्ड बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड सोफिस्टिकेटेड स्टैटिकल टूल्स। ये 1950s के बाद की बात करें, इंटरनेट आ गया, ठीक है। तो उसके चलते क्या है कि अब उन्होंने लॉ ऑफ फिजिक्स वेयर अप्लाइड, तो उससे बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनी नेचुरल लॉस की। नेचुरल लॉस को समझते हुए हमने वहां की ह्यूमन ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करी कि कैसे इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। दिस फेज वाज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ठीक है। क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन मतलब क्या है, हमारे पास में लार्ज क्वांटिटी में डेटा आने लगा, हमने लार्ज क्वांटिटी में एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। हमने एक तरह से क्या कर दिया, यहां पे आप देखोगे मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू आइडेंटिफाई मैपेबल पैटर्न ऑफ डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। तो हमने आइडेंटिफाई करने लगे कि ये जो एरिया है, ठीक है, यहां पे ठंड कम होती है तो इस कारण से यहां पे ये फ्रूट्स ग्रो हो रहे हैं, यहां पे लोग ये काम कर रहे हैं। तो अब आपने एक पैटर्न समझ लिया, ठीक है। तो लेट 1950s 60s में स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने एक पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है। जो एक स्टार्टिंग में कहा था ना मैंने कि ह्यूमन ज्योग्राफी तो डिस्क्रिप्टिव होती है, हर जगह वेरी करेगी, लेकिन उसमें भी आपने पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी इवॉल्व हो रही है। 1970s अब स्कूल ऑफ थॉट आ गए, तो ज्योग्राफी को पढ़ने का, ज्योग्राफी को समझने का अलग अलग नजरिया निकल के आने लगा। तो जैसे आप देखोगे ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल, बिहेवियरल स्कूल, ये तीनों स्कूल के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। तो अब एसेंस क्या है देखो, तो डिसकंटेंटमेंट विद द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड इट्स डिह्यूमनाइज्ड मैनर को अंडरलाइन कर लो, ऑफ डूइंग ज्योग्राफी लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द थ्री स्कूल ऑफ थॉट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इन 1970s। मतलब आप जैसे देखोगे तो स्पेटियल ऑर्गेनाइजेशन जब हो रहा था, जब एक तरह से क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन आ रहा था, तो आप सिर्फ डेटा निकालते जा रहे हो कि यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ पे ये फूल, यहाँ पे ये फल, यहाँ पे इतना डेवलपमेंट है, यहाँ पे ये है वो है। तो लोग वर, जैसे अगर हम देखेंगे ना, तो पीपल वर नॉट हैप्पी विद दिस, ठीक है। लोगों को ऐसा लगा कि यार नहीं, सिर्फ आप क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, डेटा 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 लाए जा रहे हो, वो काम का नहीं है। क्या जरूरत है उसमें आपको थोड़ा ह्यूमनाइज होना पड़ेगा। ये डिह्यूमनाइज्ड मैनर जो था ना, कि आपने जो सिर्फ फैक्ट्स का काम करना स्टार्ट कर दिया, आप ह्यूमन एस्पेक्ट को छोड़ दे रहे हो स्टडी के, ठीक है। स्टडी का ह्यूमन एस्पेक्ट भी होना चाहिए। ह्यूमन एस्पेक्ट क्या होता है स्टडी का? ह्यूमन एस्पेक्ट मतलब जैसे हम समझ रहे हैं अगर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो
प्रोडक्शन करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार मार के आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन करवा रहे हो। आपको ह्यूमन बींग्स का वो भी क्या चाहते हैं, सेल्फ स्टीम, मतलब वो रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके काम को रिकॉग्निशन मिले, तो वो ह्यूमनाइज नेचर होता है। तो वैसे ही 1970s आते आते क्या हो रहा था कि बहुत फैक्चुअल हो रही थी ज्योग्राफी, तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट आते हैं, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियर, वो थोड़ा सा ह्यूमन टच देने की कोशिश करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी को। वो अभी हम समझेंगे, आगे मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है। तो इसको और अभी डिटेल में हम समझेंगे। फिर क्या, ह्यूमन ज्योग्राफी वाज मेड मोर रिलेवेंट टू दी सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी, जगह की क्या स्थिति है उस हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, वहां के लोगों की क्या एस्पिरेशन है उस हिसाब से पढ़ा जाए, ठीक है। बाय द इमर्जेंस ऑफ दीज स्कूल्स ऑफ थॉट, कंसल्ट द बॉक्स बिलो, ठीक है, अभी पढ़ेंगे बॉक्स को नीचे हम। फिर क्या है, अब देखो 1990s के बाद में पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी। तो पोस्ट मॉडर्निज्म इन ज्योग्राफी क्या दर्शाता है पता है, तो द ग्रैंड जनरलाइजेशन, तो जो ग्रैंड जनरलाइजेशन कर दिया था कि ये पैटर्न है, यहाँ पे ये पैटर्न है, उससे लोगों को दिक्कत आने लगी। मतलब उसमें भी चेंज आया, क्या उसमें चेंज आया कि जो ग्रैंड जनरलाइजेशन था या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज थी। एक थ्योरी दे दी, बोलती कि ये थ्योरी जो है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज विद द अपकमिंग ऑफ मॉनसून स्टार्ट होती है, तो वो जो जनरलाइजेशन था लोगों ने उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कंटेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वाज एम्फसाइज्ड, ठीक है। तो पोस्ट बिहेवियर मतलब क्या है कि एकदम हर इंसान यूनिक है ना, वो वाली बात, जो जनरलाइजेशन का स्कूल था उसको तोड़ के यूनिकनेस पे फोकस किया गया। तो ऐसे ह्यूमन ज्योग्राफी के जो कंसर्न्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बदले हैं, ग्रो करे हैं, चेंज हुए हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी एंड डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो है, तो मैंने आपको क्या था 1970s के बाद से जो डिह्यूमनाइज्ड मैनर था स्टडी करने का ज्योग्राफी को, उसमें चेंज आया और ह्यूमन को एट द सेंटर ऑफ ज्योग्राफी रख के पढ़ा गया। तो वो कैसे पढ़ा गया, तो एक स्कूल ऑफ थॉट क्या था, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। अब ये सारी चीजें जो आप अभी पढ़ रहे हो ना, शायद आपके टीचर इसको स्किप भी करवा देंगे, लेकिन मैं थोड़ा जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप जब ज्योग्राफी आगे लोगे, मतलब ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको अगर ज्योग्राफी परस्यू करना है, तो हर सब्जेक्ट का, ज्योग्राफी छोड़ो, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, साइकोलॉजी का, सोशियोलॉजी का, जो भी सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का, आपको थिंकर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, थॉट के बारे में कि अच्छा लोगों की सोच क्या थी इस विषय को लेके। तो वैसे ही यहां पे क्या है, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या बताता है, तो दे मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग जो पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम का पार्ट है, कि ज्योग्राफी को फिर अब ज्योग्राफी अल्टीमेटली सारी चीजें जो है वो क्यों है, मानव के लिए है ना, तो मानव का क्या भला हो रहा है, क्या भला नहीं हो रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी में उस एस्पेक्ट को जोड़ा गया। और उस एस्पेक्ट के बारे में जो स्कूल ऑफ थॉट देखता था, समझता था, पढ़ता था, उसे वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक कहा गया। मतलब ज्योग्राफी से ह्यूमंस को क्या फायदा है, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया गया यहाँ, ठीक है। दीज इंक्लूडेड एस्पेक्ट सच एज हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन। और आप आज जैसे जो पढ़ते हो, तो आज क्या है, आज सबका मिक्सचर, सारे स्कूल ऑफ थॉट का मिक्सचर पढ़ते हो। तो अभी आप आगे चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आप ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे। फिर क्या है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है, तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, दे एम्प्लॉयड मार्क्सियन थ्योरी। अब कार्ल मार्क्स जो है, तो कार्ल मार्क्स की अगर आप थ्योरी को समझोगे ना, कार्ल मार्क्स ने एक तरह से क्या किया है, जो कार्ल मार्क्स वॉज ए मैन विथ क्वेश्चन, ठीक है, उन्होंने हर चीज पे सवाल उठाया है कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, उसकी रूट कॉजेस क्या, और उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो दिखाते हुए बदलाव लाने की बात की है। तो वैसे ही ज्योग्राफी में जब आपने क्या देखा, मार्क्सियन थ्योरी के हिसाब से पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सोशल इक्वालिटीज, इन सारी चीजों से ह्यूमन बीइंग जूझ रहा है, इन सारी चीजों को स्टडी किया, ठीक है, इनके कॉज को पकड़ा, तो क्या पाया कि सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो जो अल्टीमेटली मार्क्स की डिबेट थी, मार्क्सियन थ्योरी जो दर्शाती है क्या कि आप कैपिटलिज्म ने ही सब कुछ गड़बड़ किया है, ह्यूमन एस्पेक्ट जो है ज्योग्राफी का, पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सोशल इक्वालिटी, इट इज ड्यू टू दी डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी रहा, रेडिकल का मतलब ही होता है चेंज। तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो था, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में बदलाव की बात कर रहा था, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे उनको हटाने की बात करता है। फिर आप देखोगे तो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट, तो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म पार्ट जो है ना, उससे जुड़ा हुआ है। तो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन lived experience, ठीक है, lived experience and also on perception of space by social categories based on ethnicity, race and religion, ठीक है। तो जो हम देखते हैं ज्योग्राफी इन दी 90s, ठीक है, तो अगर आप पीरियड देखोगे और अप्रोच क्या थी, पोस्ट मॉडर्निज्म, तो वो बिहेवियल अप्रोच को दर्शाती है। मतलब आप फिर एथनिसिटी, अलग अलग रेस, अलग अलग रिलीजन, तो अलग अलग रेस, रिलीजन, एथनिसिटी का जो ह्यूमन बीइंग है उसको पढ़ना, उसको समझना, उसकी इंपॉर्टेंस को जब फोकस करने लगे, तो वो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट के अंडर में आ गया। देखो ये चीजें नहीं भी समझ में आई है तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ये आपके कैरिकुलम का ऐसे मेन पार्ट नहीं है, ठीक है। आप 12th में जो पढ़ोगे वो
पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन आपको एक आइडिया जो है कि कॉलेज में जाके आपको थोड़ी मेरी याद आए, ठीक है, आप बोलो कि हाँ स्कूल ऑफ थॉट भी होते हैं ज्योग्राफी में भी, कैसे अलग अलग तरह से टाइम पे सोचा गया लोगों को, वो समझ आएगा, ठीक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बनेगी वहां पे। चलो, तो किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से मैग्नेट ब्रेन्स पे सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो आप सारा सब कुछ पढ़ सकते हो। अब चैप्टर का हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जो सब फील्ड्स हैं, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आपने सब फील्ड्स पढ़ी थी, वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी में जो सब फील्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फील्ड्स एंड सब फील्ड्स एट ह्यूमन ज्योग्राफी, फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अब जैसे अगर आप यहां समझते हो ना, ह्यूमन ज्योग्राफी है, अब ह्यूमन ज्योग्राफी अज्यूम्स अ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। क्लास 11th में जो चैप्टर 1 में पढ़ा था आपने वही चीज है, बस वो फिजिकल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, और ये वाला टॉपिक जो है तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे। जैसे अब जब हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं ना, तो उसके कितने ही पार्ट्स ऐसे हैं जो दूसरे फील्ड के साथ में, दूसरे सब्जेक्ट के साथ में ओवरलैप होते थे। कैसे ओवरलैप होते थे? तो जब हम क्या करते हैं कि क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो वो क्लाइमेटोलॉजी के साथ ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। फिर आप जैसे देखोगे, आप क्या कर रहे हो, सॉइल के हिसाब से पढ़ रहे हो तो सॉइल के साथ में पेडोलॉजी में चले जाएगा वो, ठीक है। तो मीटियोलॉजी पढ़ते हो आप, तो फिजिकल ज्योग्राफी के जैसे सब फील्ड्स थे, इंटरेक्शन था, ठीक है। चैप्टर 1 क्लास 11 ज्योग्राफी, थोड़ा ध्यान करो। वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ना, तो ह्यूमन ज्योग्राफी का भी इंटरेक्शन दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में आपको देखने को मिल सकता है, और वही क्या बनाते हैं, वही सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बनाते हैं। तो सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को हम समझेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप्स क्लोज इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स, दूसरे जो भाई बहन डिसिप्लिन्स हैं इसके, ठीक है। तो इन सोशल साइंसेज, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब आप देख रहे हो कि ह्यूमन बींग्स क्या ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, अब जैसे आप सोचते होंगे, कभी कभी मैं भी जब 11th-12th में था, और इनफैक्ट और पहले भी था, तो तब मैं सोचता था क्या कि एग्रीकल्चर क्यों पढ़ना है ज्योग्राफी में, ठीक है, वो तो जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लगा उसे पढ़ना चाहिए। लेकिन वो क्या हो गया, वो एक सिस्टर डिसिप्लिन है सोशल साइंस का, और जो कहीं ना कहीं आपकी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है ना, सॉइल से जुड़ा हुआ है वो, ठीक है। सॉइल से कैसे कि सॉइल इन्फ्लुएंस करेगी कौन सी फसल वहां ग्रो करना है। अब वो फसल कैसे ग्रो करना है वो कोर एग्रीकल्चर का पार्ट हो जाएगा, लेकिन एक ओवरलैपिंग नेचर आपको ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर सबके बीच में देखने को मिल रहा है, ठीक है, वही चीज है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी डेवलप्स अ क्लोज इंटरफेस विद अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स इन सोशल साइंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसेप्ट वही है कि वो ह्यूमन बींग्स के एसेंस को समझे, ह्यूमन बींग्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उन चीजों, उस चीज को समझने के लिए जो अलग अलग इंटरैक्शन है उससे सब फील्ड निकल के आती है। उसका इंपैक्ट क्या होता है? इंपैक्ट वही होता है कि सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इमर्ज्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फटाफट ये टेबल अपनी बुक में खोलना है और समझना है, मतलब आपको समझ में आएगा कि कैसे सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ में इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, साइकोलॉजी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया अपने आप में अलग, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं आप, उसमें मतलब एक तरह से देखोगे तो डॉक्टर वॉक्टर भी बन जा रहे हैं लोग, वो सारा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन आप वो ज्योग्राफी का भी एस्पेक्ट है, कैसे? जब आप बिहेवियर ज्योग्राफी को पढ़ते हो। बिहेवियर ज्योग्राफी, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो है तो वो क्या देखता है, वो अलग अलग एथनिसिटी को देखता है, अलग अलग रेस के लोगों को देखता है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक रेस के लोगों का बिहेवियर कुछ उस पैटर्न में चलता हो, ठीक है। अब तो वो क्या हो रहा है कि आपको रेस को समझना है, आपको उनकी साइकोलॉजी को समझना है, उनके बिहेवियर को समझना है, ठीक है। और वो बिहेवियर को क्यों समझना है? क्योंकि आप बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो है ज्योग्राफी के, ह्यूमन ज्योग्राफी के उस एस्पेक्ट पे फोकस करता है, लेकिन वो किस सब्जेक्ट के साथ में ओवरलैप हो रहा है? साइकोलॉजी के साथ में। और ऐसे ही कहानी आपको सब जगह देखने को मिलेगी। जैसे ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग पढ़ते हैं तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो हो जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, अभी आप आगे चैप्टर पढ़ोगे तो अमृत सेन वगैरह जो है तो उनका यह आइडिया था कि इकोनॉमिक्स का या फिर डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर होना चाहिए। अब ह्यूमन बींग्स की बात आ गई, ह्यूमन ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, तो ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग ये ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी हो गया, जो अभी पीछे पढ़ के आए हो। सारे आ रहे ना समझ में, कनेक्ट कैसे करना है टॉपिक को। तो सबफील्ड क्या हो गया ज्योग्राफी की? ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, एंड इट इज कनेक्टेड विद द सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। और देखोगे, और ये सारा सब कुछ जैसे देखोगे तो फील्ड सोशल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम, सामाजिक क्षेत्र से हम भूगोल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है। फिर क्या है, ज्योग्राफी ऑफ लीजर तो सोशियोलॉजी हो गया, कल्चरल ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो आप कल्चर पढ़ते आ रहे हो, जैसे अब हिस्ट्री के साथ ओवरलैप हो रहा है तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी हो गया आपका, ठीक है, हिस्ट्री के साथ। जेंडर ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो सोशियोलॉजी के साथ फिर ओवरलैप होता है। सोशियोलॉजी मतलब क्या है कि आप सोसाइटी को समझ रहे हो, ठीक है, सोशियोलॉजी भी सब्जेक्ट होगा किसी का ज्योग्राफी के साथ में तो वो बेहतर समझ पा रहा होगा। आप सोसाइटी को पढ़ रहे हो तो जेंडर जो है सोसाइटी का एक बहुत कोर एस्पेक्ट है, मेल और फीमेल, ये बहुत बड़ी डिबेट है, तो वो जेंडर ज्योग्राफी को पढ़ना है, सोशियोलॉजी से कनेक्ट हो रही है, एंथ्रोपोलॉजी से हो रही है, विमेंस स्टडीज से कनेक्ट हो रहा है वो, ठीक है, सिस्टर फील्ड से जुड़ रहा है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से हो गया। अब जैसे मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमोलॉजी से पढ़ रहे हो आप, ठीक है, तो मेडिकल ज्योग्राफी को जब समझ रहे हैं आप इस तरह से, फिर आप ज्योग्राफी के फील्ड में जाते हो, आप जब अर्बन ज्योग्राफी को पढ़ते हो तो अर्बन स्टडीज प्लानिंग को पढ़ना है, समझना है, तो वो अर्बन ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। अर्बन ज्योग्राफी अर्बन स्टडीज और प्लानिंग को समझती है। अब यहां पे कोर देखोगे तो हो सकता है ये गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, और आप जब बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, लोग डरा देते हैं सोसाइटी वाले, क्या कि ह्यूमैनिटीज लिया है, क्या करोगे आगे, क्या करोगे आगे, इधर देखो इतने सारे सब्जेक्ट जो हैं। अब ये आप देख रहे हो अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग, सिटीज डेवलप हो रही है, उनकी प्लानिंग करना है, वो कौन करेगा, वो अल्टीमेटली एक इंसान वही करेगा जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का स्टूडेंट होगा। तो मेरे प्यारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, आपको डरना नहीं है, आपके पास में इमेंस स्कोप है, बस चाहिए क्या कि आप ईमानदारी से आपका काम करो, पढ़ना, ठीक है, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ना है कि आपने ज्योग्राफी में ऑनर्स कर लिया, आपने ज्योग्राफी में क्या मास्टर्स कर लिया, पीएचडी कर लिया और पूछने जाए तो ठन गोपाल है, कुछ नहीं आता है, वो नहीं। अगर आप दिल लगा के पढ़ोगे तो हर एक, मतलब यहां से आप बहुत सीख लो, कुछ सीखो ना सीखो, कि स्कोप बहुत है, हर सब्जेक्ट में स्कोप होता है। क्यों? और ज्योग्राफी का जैसे सब्जेक्ट खुद बता रहा है कि कितने सारे दूसरे सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ इंटरफेस है। तो अर्बन स्टडीज प्लानिंग जो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोर एजेंडा रहता है, वो कहां से निकल के आता है? अर्बन ज्योग्राफी से। ओवरलैपिंग नेचर समझ में आ रहा है? अब पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो जैसे देखोगे इलेक्टोरल ज्योग्राफी, अब आप जैसे देखोगे तो यहां पे एक चीज समझना, इलेक्टोरल ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं, ज्योग्राफी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। और जब स्पेसिफिकली आप ये पढ़ते हो ना कि किस ज्योग्राफिकल रीजन में क्या पॉलिटिकल स्टेटस है, इलेक्शंस को कैसे संभालना है, क्या, तो उसका अपना एक अलग सब्जेक्ट है, सिफोलॉजी हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया। पॉलिटिकल साइंस के बाद में जैसे मिलिट्री ज्योग्राफी, तो मिलिट्री साइंस को समझने के लिए मिलिट्री ज्योग्राफी ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, सब फील्ड बन के आ रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया उसका। ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बाद जैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो डेमोग्राफी हम पढ़ते हैं, और यही सारे आप बुक में आगे चैप्टर पढ़ोगे तो आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, इन सारी चीजों से जुड़े हुए इंडियन एस्पेक्ट में दूसरी बुक में पढ़ोगे आपकी, ठीक। सेटलमेंट ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो अर्बन रूरल प्लानिंग जो है तो वो सेटलमेंट ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। समझ में आ रहा है ना नेचर कैसे इंटरलिंक्ड है। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। मनुष्य है, ठीक है, अब मनुष्य को आप मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, मानव भूगोल जब आप पढ़ रहे हैं तो उस मानव भूगोल में मानव की एक्टिविटीज को भी पढ़ेंगे आप, ठीक है, कि क्या गतिविधियां हैं, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है इंसान। तो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहले, तो क्योंकि रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, तो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज जब आप पढ़ते हो तो रिसोर्स इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, मिनरल साइंस भी यहाँ पे आ जाएगा, कोर इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाएगा, फाइन। उसके बाद क्या है, मतलब आपको इतना नहीं पढ़ाएंगे, घबराना मत आप, ठीक है, लेकिन आपको ये दर्शाया जा रहा है कि आगे फ्यूचर में आपके पास कितने स्कोप्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है सब्जेक्ट का, ठीक है। इनफैक्ट अब जैसे मान लो क्या है कि किसी एक इंसान ने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, किसी एक इंसान ने ज्योग्राफी भी पढ़ी है, तो रिसोर्स इकोनॉमिक्स उसके लिए खुला हुआ है, पूरा का पूरा रीजन, मतलब एक डोमेन खुला हुआ उसके लिए, उस डोमेन में जाओ, फोड़ो, ठीक है। फिर क्या है, अब ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर जब पढ़ते हो तो एग्रीकल्चरल साइंसेज से जुड़ा हो गया, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ पार्ट हो गया। और क्योंकि अब ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज भी पढ़ना जरूरी है, आप देखते हैं कि इकोनॉमी जो है तो इकोनॉमी में अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स जो आप देख रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, दीज सेक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स उसका सिस्टर डिसिप्लिन हो गया। ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, तो ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग में जैसे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अब मार्केटिंग का पूरा पार्ट आ गया, किस पे, कॉमर्स से रिलेट हो रहा है वो। फिर अगली चीज है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ये अपना एक सिस्टर डिसिप्लिन है जिसके साथ में ओवरलैपिंग नेचर देखने को मिल रहा है। ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड अपने आप में क्या है, एक डोमेन है पूरा का पूरा, ठीक है, और वहां पे आप उसको ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, ट्रेड रूट्स वगैरह जो इंटरनेशनल, ठीक है, ये सारी चीजें। तो कंक्लूजन क्या निकालना है कि there are geography is a subject, ठीक है, there are various fields, sub fields which are interacting with other sister disciplines of social sciences। तो
आपको सब्जेक्ट का नेचर समझ में आना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट का नेचर ये नहीं है मतलब सब्जेक्ट, ये तो चैप्टर कंप्लीट हुआ हमारा, इसकी खुशी मना रहा है बच्चा, ठीक है, आप भी खुश हो। बाकी जो चीज समझने वाली है वो क्या है, चीज समझने वाली ये है कि सब्जेक्ट जो है बहुत ओवरलैपिंग है, ठीक है, उसके फील्ड्स हैं, सब फील्ड्स हैं, सिस्टर डिसिप्लिन्स के साथ में इंटरेक्शन है, और वही चीज क्या है, ज्योग्राफी को बहुत डायनामिक सब्जेक्ट बनाती है। तो फाइनली हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट हुआ। पूर्ण आहुति देते हैं स्वाहा। आगे आने वाले वीडियोस में आपको आगे वाले जो चैप्टर्स हैं तो उन चैप्टर्स को अब हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। एक बार स्नैप रिकैप कर दें हम कि जो आपने ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर स्कोप समझा, तो वो किस डोमेन तक समझा कि ह्यूमन ज्योग्राफी बेसिकली नेचर क्या है, कि वो इंटर रिलेटेड जो अप्रोच है या फिर कह सकते हैं इंटर रिलेशन जो है फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन ज्योग्राफी में उसे पढ़ता है, ठीक है। पूरा चैप्टर 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं हम। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर क्या है कि वो इंटर रिलेशन को स्टडी करता है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करता है। अब इंटरडिपेंडेंस है या नहीं है, किसका किसके ऊपर है, तो जो डिबेट्स रही है, जो कंसेप्ट्स रहे हैं, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। लेकिन मध्यम मार्ग इज द बेस्ट मार्ग, ठीक है, तो वो कौन सा है, तो हमने नियो डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म को पढ़ा, ठीक है। तो वो आपने नेचर समझा। नेचर के बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो स्कोप भी क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ह्यूमन ज्योग्राफी ने अपने स्कोप को कितना एनहांस करते आया है, कैसे एनहांस करते आया, तो आपने देखा कि अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग डायमेंशंस दिए हैं। तो एक समय पे क्या था, बस क्वांटिटेटिव एक्सप्लोरेशन हो रहा था, ठीक है, लेकिन उसमें क्वालिटी ऐड की गई, ह्यूमन एलिमेंट ऐड किया गया, जो डिह्यूमनाइज्ड मैनर था उसको ह्यूमनाइज्ड मैनर में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर आपने क्या देखी नई चीजें, तो अगर आप जैसे देखते हो तो ह्यूमन ज्योग्राफी में फिर आपने ये देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो उसकी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट है, तो आपने बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में जाना, जो भी कह सकते हैं कि विच इज द मोस्ट अपीलिंग राइट नाउ। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट के बारे में पढ़ा था आपने, ठीक है। उससे पहले फिर हमने देखा किस तरह से ह्यूमनिस्टिक जो अप्रोच थे ज्योग्राफी को लेके वो निकल के आई, ठीक है। और लास्ट में आपने क्या देखा कि ज्योग्राफी जो है, ह्यूमन ज्योग्राफी के भी फील्ड्स, सब फील्ड्स हैं। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।